ओके, सो ये हैं सॉल्यूशंस फॉर वन डे मोशन। तो जो सबसे पहला सवाल है वो ये बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन ऑफ द पार्टिकल। अब अगर अपन इस सवाल को एनालाइज करें और वन बाय वन सारे ग्राफ्स को देखें तो अपन को क्या पता चलता है कि अगर मैं फर्स्ट ग्राफ को देखूं तो ये बोल रहा है टोटल डिस्टेंस। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो डिस्टेंस होती है ना, वो अगर ट्रैवल हो रही है तो वो या तो कांस्टेंट रहेगी टाइम के साथ या फिर वो बढ़ेगी, कम कभी नहीं हो सकती। यहाँ पे क्या आप देखोगे, यहाँ पे डिस्टेंस कम हो रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन रियलिटी। तो फर्स्ट ग्राफ तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। डन है। सेकंड ग्राफ में देखो, अगर आप इसमें नोटिस करोगे ना, तो यहाँ पे एक ही टाइम पे दो पोजीशन आ रही है। अब वो कैसे पॉसिबल हो सकता है भाई? अगर ये मान लो तुम्हारा टाइम फ्रेम है, तो एक ही टाइम पे एक ही ऑब्जेक्ट दो दो जगह पे कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। एक टाइम पे एक ही जगह पे प्रेजेंट होगा ना, तो इसलिए सेकंड ग्राफ भी नहीं हो पाएगा। थर्ड ग्राफ का क्या दिक्कत है, वो भी सेम चीज़ है। इसमें भी देखो, एक टाइम पे तुम्हारे पास दो वेलोसिटीज आ रही है, विच इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। आप एक टाइम पे ऐसे नहीं बोल सकते कि ये पार्टिकल इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, नॉट पॉसिबल ना। तो इसलिए ये भी थर्ड ग्राफ भी नहीं होगा। और फोर्थ ग्राफ क्यों रिजेक्ट कर रहा अपन? क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, और यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है, ये नेगेटिव में दिखा दिया। इसलिए ना तो फर्स्ट, ना तो सेकेंड, ना तो थर्ड, ना तो फोर्थ, चारों ग्राफ ही पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। अब अपन आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें लिखा है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से इसको 45 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंक दिया। अब इसमें लिखा है द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 50 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। तो वो जहाँ से उसको फेंका गया वो ग्राउंड से कितना ऊंचा है? 50 मीटर। तो 50 मीटर का मैंने ये बना दिया। अब लिखा है बॉल विल हिट द ग्राउंड आफ्टर टाइम। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने लगाया इक्वेशन की सेकेंड वाला, ठीक है ना, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं एक साइन कन्वेंशन यूज़ कर रहा हूँ कि जो ऊपर वाले डायरेक्शन के जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको पॉजिटिव लूँगा, और जो नीचे की डायरेक्शन होंगे उनको नेगेटिव में लिखूँगा। तो देखो, जब ये इतना ऊपर जाके पूरा नीचे आया, जब ये इतना ऊपर जाके पूरा नीचे आया, तो फाइनल पोजीशन ये और इनिशियल पोजीशन ये, तो इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? नीचे की तरफ। भाई डिस्प्लेसमेंट कैसे करते हैं? अगर ये आप इनिशियल बोल रहे हो, ये फाइनल बोल रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही तो बनेगा। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ आ गई, इसलिए मैंने लिख दिया माइनस एच इज इक्वल्स टू यू टी। अब देखो यू ऊपर की तरफ है तो प्लस ले लिया, टी तो लिखना ही था। अब जो यहाँ पे एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ है, और नीचे वाले को नेगेटिव, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लिख दिया। फिर कुछ नहीं किया, फिर वेरिएबल्स को हमने भर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, सॉल्व किया। सॉल्व करने पे हमारे पास जो परमिसिबल वैल्यू है टाइम की हो गई टी इक्वल्स टू 10 सेकेंड, ठीक है। इसको सॉल्व करता तो टी इक्वल्स टू माइनस बनाता, वो पॉसिबल ही नहीं है, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। तो टी इक्वल्स टू जो प्लस 10 सेकेंड है वो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो थर्ड करेक्ट। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इट सेज कि एक कार है जो 2 किलोमीटर को 2.5 मिनट में कवर कर रही है। तो तुम्हारे पास टोटल डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, जिसको तुमने 2.5 मीटर में कन्वर्ट करना है। इसमें लिखा है कि जो आधी डिस्टेंस है, मतलब जो 1 किलोमीटर है, उसको ये 40 किलोमीटर से प्रति घंटे की स्पीड से कवर कर रहा है। और जो बाकी की डिस्टेंस है, अब बाकी कितना होगा, 2 - 1 विच इज़ 1 किलोमीटर ओनली, उसको एक किस स्पीड से कवर करे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपन ने पहले फिगर बना लिया। फिगर बनाया तो अपन को पता चला कि ये 1 किलोमीटर था, इसको 40 किलोमीटर पर आवर से करा, बाकी 1 किलोमीटर का कितनी स्पीड से करें। टोटल टाइम जो अपन को लगाना हो 2.5 मिनट है। अब अपन देखते हैं कि इस रास्ते में कितना टाइम लग गया। टाइम के लिए कैसे करना है अपने को, बहुत सिंपल सी बात है भाई। अगर अपना स्पीड लिखते हैं, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने पास डिस्टेंस क्या थी, 1 किलोमीटर, और टाइम क्या था, स्पीड क्या थी, 40 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास जो ओवरऑल आउटपुट आया वो कितना हुआ, 1/40 आर, विच इज़ इक्वल्स टू
1/40 इंटू 60 मिनट्स, मतलब 1.5 मिनट तो अपना यहीं पे खर्च हो गया इस पोर्शन में। तो अपने पास बचा हुआ टाइम कितना है, 2.5 माइनस 1.5 विच इज़ 1 मिनट। अब 1 मिनट कितना होता है, 1/60 आवर। तो हमें जो स्पीड चाहिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, से कितना जाएगा, डिस्टेंस कितना 1, टाइम कितना लगना है 1/60, तो स्पीड कितनी आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर। देखो नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन टाइम ग्राफ्स रिप्रेजेंट टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग वेलोसिटीज इन अपोजिट डायरेक्शन एंड नॉट मीटिंग एवर। देखो इसमें एक चीज़ लिखा है कि इनको कभी भी मिलना नहीं है, मिलना कभी भी नहीं है। अब मिलना अगर इनको कभी भी नहीं है तो इनके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स कभी भी सेम नहीं होने चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे। क्योंकि मान लो अगर ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और वहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट भी साइमल्टेनियसली ए और बी दोनों आ गए, तो उसकी पोजीशन तो ओरिजिन से सेम हो जाएगी ना, विच वी डू नॉट वांट। तो हमें अगर उनको मिलाना नहीं है तो एक तो एक्स टी ग्राफ के अंदर उनकी पोजीशन कोऑर्डिनेट कभी भी सेम नहीं होनी चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे, ठीक है। और क्योंकि अगर आपको उनकी वेलोसिटीज़ की डायरेक्शन अपोजिट रखनी है तो उनके स्लोप जो है ना वो एकदम उल्टे होने चाहिए। अगर एक का प्लस एक्स में स्लोप जा रहा है तो दूसरे का माइनस एक्स में जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है ना वो हमारे पास बनता है ऑप्शन नंबर 2। क्यों, क्योंकि देखो एक का तो पॉजिटिव स्लोप है और एक का नेगेटिव स्लोप है, तो वेलोसिटीज़ क्या हो गई अपोजिट डायरेक्शन में आ गई और कभी मिलेंगी भी नहीं। क्यों, अब देख लो ये इसको एक्सटेंड भी कर दूँ तो ये कभी मिलेंगे थोड़ी, सेम टाइम पे सेम पोजीशन आएगी नहीं। इसलिए जो हमारा बेस्ट ऑप्शन है ग्राफ में से वो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट ट्रू। तो देखो मैं वन बाय वन सारे ऑप्शन को अगर एनालाइज करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस का जो मॉडुलस लूँगा वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, विच इज़ करेक्ट। अगर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखोगे दैट इज़ v इक्वल्स टू dr/dt। अगर आप इसका मॉडुलस ले लेते हो ना तो इसका मॉडुलस क्या होगा, आपको इसका जो मॉडुलस देगा दैट वुड बी स्पीड। क्यों, क्योंकि इंटरवल जो है ना डी टी इंटरवल उसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम ही आएगी। डी टी इंटरवल इतना छोटा सा इंटरवल होता है कि इस इंटरवल के अंदर आप कभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। तो जब आप डायरेक्शन चेंज ही नहीं कर पाओगे तो आपका डिस्टेंस और आपका डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा। इसलिए इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो अपना सही है। अब अपन आते हैं थर्ड स्टेटमेंट में। थर्ड स्टेटमेंट में बोलता है कि डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड, विच इज़ डेफिनेटली करेक्ट। हमेशा ये एक फैक्ट याद रखना है अपने को कि जो डिस्टेंस होती है ना वो हमेशा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से या तो ज़्यादा रहेगी या इक्वल रहेगी। क्यों, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो डिस्प्लेसमेंट होती है। अब जब वर्ड में शॉर्टेस्ट आ रहा है तो तुम समझ जाओ ना वो कम हो सकती है, मैक्स टू मैक्स इक्वल हो सकती है। फोर्थ देखो, इट सेज कि कांस्टेंट वेलोसिटी मींस कांस्टेंट स्पीड। क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट वेलोसिटी मींस कांस्टेंट स्पीड। अब अगर तुम्हारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट। अब अपन को डायरेक्शन से तो लेना देना है ही नहीं देखो स्पीड के अंदर, क्योंकि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है विच इज़ आर मेन प्रायोरिटी, तो स्पीड भी कांस्टेंट होगी। क्योंकि अगर आपके पास मान लो कोई गाड़ी है जो 20 किलोमीटर पर आवर से आगे जा रही है, इसी डायरेक्शन में चल रही है, तो आपके पास स्पीड भी तो कांस्टेंट ही रहेगी ना। आप पूछोगे कैसे रहेगी, इसलिए रहेगी क्योंकि आपको तो डायरेक्शन से मतलब ही नहीं है, आपको तो इसका मैग्नीट्यूड देखना है। अब हर पॉइंट पे इक्वल डिस्टेंस ही कवर हो रहा है, इसलिए कांस्टेंट स्पीड ही आएगी अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब गलत ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एलिमिनेशन तो वैसे सेकंड हो जाएगा, पर क्यों होगा वो भी देख लो। देखो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब एक चीज़ अपन को पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डिस्टेंस से या तो कम होगा या बराबर होगा, तो मैंने ये रिलेशन लिख दी, दोनों को मैंने टाइम से डिवाइड कर दिया। तो रिलेट करके आंसर मेरा क्या आ गया कि एवरेज जो वेलोसिटी है ना वो लेस देन या इक्वल टू एवरेज स्पीड होगा। इसलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है इस चारों ऑप्शन में दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ओके, तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें अपन को बोल रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग वी टी ग्राफ इनटू ए टी ग्राफ। अब अपन को पता है अगर अपन को वी टी ग्राफ को ए टी ग्राफ में कन्वर्ट करना है तो हमें इसका स्लोप चेक करना पड़ेगा ताकि अपन को एक्सेलरेशन के डाटा का आइडिया हो सके।
अगर अपन 0 से 2 सेकंड का इंटरवल यहाँ पे नोटिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे एक इंक्रीजिंग स्लोप है, फिर 2 से 4 सेकंड में एक कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन 0 रहेगा, और 4 से 6 में नेगेटिव स्लोप है मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव रहेगा। अगर मैं इस ट्राइंगल में स्लोप निकालूँ तो दैट वुड बी 4/2, ठीक है। अगर मैं इस ट्राइंगल में स्लोप का मैग्नीट्यूड निकालूँ तो दैट वुड बी 4, और यहाँ पे 6 और 4 के बीच में गैप होगा 2, तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड आएगा वो तो कितना आ जाएगा 4/2, और साइन क्या हो गया नेगेटिव में, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव स्लोप में एंगल जो है वो 90 से बड़ा बन रहा है यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे करी है, 0 से 2 इंटरवल में जो अपना टाइम इंटरवल था वहाँ पे एक्सेलरेशन निकाली +2 आई, 2 से 4 में कांस्टेंट आ गया था वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, 4 से 6 में एक्सेलरेशन जो है वो -4/2 करके -2 आ जाएगा। तो जो हमारा ग्राफ है कुछ ऐसे दिखेगा कि 0 से 2 सेकंड के बीच में ऊपर की तरफ रहेगा, यहाँ पे 2 आएगा, फिर उसके बाद 0 हो जाएगा 2 से 4 सेकंड में, और 4 से 6 सेकंड में -2 की तरफ रहेगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि पोजीशन एक्स ऑफ अ पार्टिकल जो है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ a t² - b t³ एक्सेलरेशन निकालना हमें उस टाइम पे जिस टाइम पे पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन है वो 0 हो जाएगी, तो उस टाइम पे हमें टाइम निकालना है। तो बेसिकली हमें एक्स दे रखा है, इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करूँगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगी, तो एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो वेलोसिटी आई विच बी 280 - 3bt²। इसको एक और बार डिफ्रेंशिएट किया टाइम के साथ तो dv/dt क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन, और वो क्या बन के आया 2a - 6bt। तो अगर एक्सेलरेशन को 0 होना है मतलब ये जो फंक्शन है इसको 0 होना पड़ेगा, और इसको जब मैंने 0 किया तो मेरे पास टाइम की वैल्यू निकल के आ गई a/3b। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी, एक व्हीकल है जो कि आधी जो डिस्टेंस है एल उसको तो v1 स्पीड से करता है, और जो बाकी की आधी डिस्टेंस है, अब क्योंकि आधी डिस्टेंस ने एल से करी है तो जो बाकी की आधी डिस्टेंस है वो भी एल ही होगी, ठीक है ना। उसको इसने v2 स्पीड से ट्रैवल किया, तो एवरेज स्पीड क्या होगी। अब एवरेज स्पीड का अपन को टोटल फार्मूला पता ही है कि टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम इंटरवल लेना है। अब देखो ये जो एल वाली डिस्टेंस है इसको तो आपने v1 स्पीड से कर लिया, तो इधर का जो टाइम इंटरवल आएगा t1 वो कितना हो जाएगा l/v1, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। ऐसे t2 लिख दिया l/v2, और जो एवरेज स्पीड है वो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास टोटल डिस्टेंस क्या है l+l तो 2l, और टोटल टाइम क्या है इनको पुट कर दिया और फिर सॉल्व कर लिया, तुम्हारे पास ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वेलोसिटी है बॉडी की जो टाइम के साथ वेरिएशन शो कर रही है t² / 10 + 20। अब पूछ रहा है कि जो बॉडी वो कर क्या रही है, तो बेसिकली एक्सेलरेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन पूछी तो हमें इसका एक बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा टाइम के साथ, तो वही मैंने dv/dt कर दिया, तो मेरा कितना निकल के आ गया 2t/10 + 0 इज इक्वल्स टू t/5। तो हमें क्या पता चला चला इसमें कि जो एक्सेलरेशन है वो टाइम के साथ वेरी कर रही है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो हुई नहीं, ठीक है ना। तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन केस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट होगा दैट वुड बी 3। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टाइम के साथ एक्सेलरेशन वेरी कर रही है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो बोलता है कि एक पार्टिकल है जो एक स्ट्रेट लाइन ओ एक्स की तरफ ट्रैवल कर रहा है, तो हम मान लेते हैं कि वो जो ओ एक्स वाली लाइन हो कुछ ऐसी थी स्ट्रेट लाइन, ये ओ था और ये ओ एक्स वाली लाइन है, ठीक है ना। और किसी टाइम टी पे उसकी जो डिस्टेंस है एक्स वो ये दे रखी है, ठीक है ना। अच्छा ये जो डिस्टेंस है ना ये ओरिजिन से है, क्योंकि यहाँ पे ओ एक्स लाइन आ गई, तो वो जो एक्स डिस्टेंस है ना वो इस ओरिजिन से होगी, ठीक है। तो वो तुम्हें ये दे रखी। अब लिखा है हाउ लॉन्ग वुड बी द पार्टिकल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब यहाँ पे देखो ये जो एक्स है ना ये बेसिकली पोजीशन है, लिखा ज़रूर डिस्टेंस है लेकिन वो डिस्टेंस ओरिजिन से है तो बेसिकली पोजीशन हो गई। तो यहाँ पे अगर हमें डिस्टेंस ट्रैवल निकालनी होगी तो इसकी पोजीशन का चेंज लिखना पड़ेगा, मतलब एक जगह अगर x1 पोजीशन थी ओरिजिन से दूसरी जगह x2 है, तो उन दोनों का जब आप डिफरेंस लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा डिस्टेंस ट्रैवल मिल जाएगी। तो वही मैंने किया, मैंने यहाँ पे पहले वेलोसिटी निकाली, क्योंकि मुझे ये देखना है ना कब तक रेस्ट पे आने से पहले कितना ट्रैवल कर लेगा, तो उसके लिए वेलोसिटी देखनी पड़ेगी रेस्ट के लिए। तो मैंने टाइम के साथ
डिस्टेंस का डेरिवेटिव ले लिया। तो जब मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो मेरे पास क्या बनता है 12 माइनस 3t²। इसको मैंने जीरो किया तो मेरे पास टाइम क्या आया 2 सेकेंड। अब देखो टी इक्वल्स टू जीरो पे स्टार्ट था, लेकिन टी इक्वल्स टू जीरो पे कितनी डिस्टेंस पे था ओरिजिन से 40 यूनिट्स का। और टी इक्वल्स टू टू पे कितना आया, टी इक्वल्स टू टू पे हमारे पास जो डिफरेंस आया वो आ जाएगा 40 प्लस 12 × 2 - 8। मैंने यहाँ पे पुट कर दिया टी इज इक्वल टू, जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी एक्स इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू टू पे और माइनस एक्स टी इज इक्वल्स टू जीरो पे डिफरेंस ले लो। तो जब आप इसका डिफरेंस लोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 16 मीटर्स। तो आपने जो डिस्टेंस ट्रैवल करी वो कितनी हो जाएगी 16 मीटर। सो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हो एक्चुअली ऐसा रहा है कि टी इक्वल्स टू जीरो पे ओरिजिन से ये 40 यूनिट्स के डिस्टेंस पे था और टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे ये ओरिजिन से 56 यूनिट्स के डिफरेंस पे। तो टोटल डिस्टेंस तो सिर्फ 16 मीटर ही ट्रैवल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम रेस्ट, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू फॉल थ्रू द फर्स्ट मीटर एंड द सेकेंड मीटर डिस्टेंसेस। देखो इसमें क्या है, मान लो आपने किसी पोजीशन से ड्रॉप कर दिया पार्टिकल तो स्पीड ज़ीरो। अब यहाँ पे फर्स्ट मीटर चला और ये सेकेंड मीटर चला। अब इन फर्स्ट मीटर और सेकेंड मीटर चलने में कितना टाइम लगा वो निकालना है। तो जो ये वाला फर्स्ट मीटर था इसके लिए तो मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दिया, तो उससे मेरा टाइम कितना आ गया, इतना आ गया। और फिर मैंने क्या किया, मैंने स्टार्ट से लेके 2 मीटर्स तक के लिए टाइम इंटरवल निकाल दिया, है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक का मैंने टाइम इंटरवल निकाला इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के, तो वो मेरा ये आ गया। अब अगर मुझे पता है कि टोटल टाइम ये लगा और बीच का टाइम ये था, तो ये वाले पार्ट का टाइम मैं इनका डिफरेंस लेके निकाल सकता हूँ, तो वही चीज़ मैंने कर दी। तो अगर मैं इसका फिर रेशियो लेता तो फिर ये बनता, और इसको जब मैंने सॉल्व किया आगे फर्दर करके तो मेरे पास √2 + 1 जो है वो आंसर आ गया। नेक्स्ट है कि अ पार्टिकल मूव्स अ डिस्टेंस x इन टाइम t अकॉर्डिंग टू इक्वेशन x इक्वल्स टू t +5⁻⁻1। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट। तो देखो यहाँ पे आपके पास x इक्वल्स टू ये दे रखा था, मैंने इसको एक बार डेरिवेटिव ले लिया टाइम के साथ, तो dx/dt क्या हो जाएगा v, तो वो मेरे पास ये आ गया। एक और बार डेरिवेटिव लिया तो dv/dt क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, तो वो ये आ गया। और उसको अगर मैं x की फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो उसको मैं ऐसे ले सकता कि 2t + 5⁻⁻1 रेज़ टू द पावर 3। तो अंदर मल्टीप्लाई होके वो यही चीज़ देता। तो बेसिकली 2x³ की फंक्शनिंग आ गई एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस के आपको दे रखे हैं उससे ये ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, तो हम वेलोसिटी पे जाते हैं। अब देखो यहाँ पे एक ट्रिक जो तुम्हें देखनी पड़ेगी, मैनिपुलेशन जो देखनी है वो ये है कि आप इनकी पावर्स नोटिस करो। v के पास पावर -2 में, a के पास पावर -3 में, तो इनका एलसीएम क्या है -6, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको तो कर दूंगा क्यूब और इसको कर दूंगा स्क्वायर, ताकि मेरे पास दोनों तरफ क्या आ जाए 6x बन जाए। और जब मैं इनका रेशियो लूँगा तो एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। तो बेसिकली प्रोपोर्शनलिटी के लिए मेरे पास ऐसे एक्सप्रेशन आ जाएगी। और मेरे पास एक बार ऐसे एक्सप्रेशन आ गई तो मुझे पता चल जाएगा कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आपस में कितने प्रोपोर्शनल में रिलेटेड है। तो अगर मैं उसको सॉल्व करता तो मेरे पास ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आंसर निकल के आ जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बोलता है कि एक बॉडी है दैट इज़ फॉलिंग फ्रॉम अ हाई मिनरेट ट्रैवल्स 40 मीटर इन द लास्ट 2 सेकेंड्स ऑफ इट्स फॉल टू द ग्राउंड, हाइट ऑफ द मिनारेट इज। तो मान लो कि तुमने एक बिल्डिंग है मिनारेट जो भी है, वहाँ से तुमने एक बॉडी को ड्रॉप कर दिया, वो बॉडी नीचे कर रही है और टोटल टाइम ऑफ फॉल जो है वो n सेकेंड है। और लास्ट 2 सेकेंड मतलब n-2 सेकेंड, ठीक है ना। लास्ट 2 सेकेंड तो ये होगा और n-2 सेकेंड की डिस्टेंस ये हो गई। तो लास्ट 2 जो सेकेंड है उसमें जो डिस्टेंस ट्रैवल होगी वो कैसे निकालोगे, आप टोटल डिस्टेंस कर लो और n-2 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल करिए उसको सब ट्रैक कर दो, तो आपको ये लास्ट 2 सेकेंड की डिस्टेंस ट्रैवल मिल जाएगी। तो बस मैंने वही यूज़ करा, मैंने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डाल के इनके पैरामीटर्स करे, फिर एक क्वाड्रेटिक बनी, क्वाड्रेटिक सॉल्व किया और उससे n की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे n मैंने क्या माना था टाइम ऑफ फ्लाइट, तो मुझे क्या मिल गया टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया। अब एक बार मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया
तो मैं यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के हाइट निकाल सकता हूँ, तो वही हाइट मैंने निकाल ली और उसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2। ओके, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें बोलता है कि अ मैन टेक्स 3 आवर टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस अलॉन्ग द फ्लो ऑफ रिवर एंड टेक 6 आवर टू कवर द सेम डिस्टेंस अपोजिट टू द फ्लो ऑफ रिवर। अब इसमें पूछ रहा है कि इन हाउ मच टाइम ही विल क्रॉस दिस डिस्टेंस इन स्टिल वाटर। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ जो आपको समझने की है वो ये कि पहले तो ये समझना है कि मैंने यहाँ पे वी और यू यूज़ क्या किया है। यहाँ पे जो वी और यू है ना वो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है। वी तो है स्पीड ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, मतलब अगर रिवर स्टिल होती तो उस टाइम पे स्पीड क्या होती मैन की, या फिर अगर मैं रिलेटिव टू रिवर देखूँ तो क्या स्पीड है, वो मैंने वी रख ली है। और यहाँ पे यू क्या है, फ्लो ऑफ रिवर। अब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का क्या मतलब होता है, डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन में रिवर बह रही है उसी डायरेक्शन में आप फ्लो कर रहे हो। और अपस्ट्रीम का क्या मतलब होता है, इसका टोटली अपोजिट, जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप बह रहे हो। तो अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ मैन निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो मैं क्या करूँगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर कर दूंगा, तो उन दोनों वेक्टर्स को मैं ऐड कर दूंगा। तो वही चीज़ के लिए मैंने वी और यूज़ किया है। अब जब डाउन स्ट्रीम होगा तो टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से वो डी अपॉन वी प्लस हो जाएगा, तो डाउन स्ट्रीम में क्या है, सेम साइड फ्लो हो रहा होता है। तो उसका जब वैल्यू लिखा मैंने क्वेश्चन के डाटा की वजह से तो वो 3 आ गया। अपस्ट्रीम में अगेन जा रहा हूँ तो डी अपॉन वी माइनस यू लिखना है तो वो 6 आ जाएगा। रेशियो लिया, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करी, तो v इज इक्वल्स टू 3u का मेरे को एक एक्सप्रेशन मिल गया। अब इस एक्सप्रेशन को मैंने फर्स्ट इक्वेशन में डाला तो मेरे को d बाई यू की वैल्यू मिल गई जो कि ये आ गई। ठीक है ना। अब स्टिल वाटर में u तो हो जाएगा 0, तो खाली v काम आएगा, तो d बाई वी यूज़ किया और d बाई वी को d बाई 3u पुट किया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे d बाई यू की वैल्यू को पुट किया तो 1/3 इंटू 12 किया तो 4 आर मेरा आंसर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। Next question है, a ball is dropped onto the floor from a height of 10 meter. It rebounds to a height of 5 meter. If the ball was in contact with the floor for 0.01 second, what was its average acceleration? तो पहले तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अच्छा ये वेक्टरली होता है, ठीक है ना, वेक्टर्स देखने होते हैं। तो अगर एक वेक्टर मेरा नीचे है और एक वेक्टर मेरा ऊपर है, ये मेरा फाइनल है, ये मेरा इनिशियल है, राइट। तो जब मैं इन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो जिसको सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको उल्टा करके ऐड कर देते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा। वही चीज़ मैंने यहाँ पे साइन के साथ दिखा दी कि अगर मैंने एक को पॉजिटिव माना तो दूसरे को मेरे को नेगेटिव लेना होगा, तो ऑटोमेटिकली दोनों ऐड ही हो गए। अब यहाँ पे v1 और v2 को कैसे रिलेट किया वो मैंने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ किया है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as यूज़ करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। फिर क्या है, फिर तो बस कैलकुलेशन से आ गए, हमने कैलकुलेशंस करी और यहाँ से एवरेज एक्सेलरेशन निकाली। एवरेज एक्सेलरेशन कितनी आ रही, 2414, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है कि अ पार्टिकल मूव्स अलॉन्ग एक्स एक्सेस एज एक्स इक्वल्स टू 4t-2 प्लस 8t-2 का होल स्क्वायर। अब बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, सबको एनालाइज करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 4, तो उसके लिए हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा एक्स को। v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी किया, मेरे पास ये एक्सप्रेशन बन गया। वो फिर और खोला तो ये बन गया। यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 करूँगा तो ये 0 हो जाएगा, पर बचेगा ये एक्सप्रेशन। अब देखो t इक्वल्स टू 0 पर जो वेलोसिटी आ रही है ना वो ये आ रही है। अब मैं इसको बोल नहीं सकता कि ये 4 ही आएगा इसका आउटपुट, क्योंकि मुझे यहाँ पे a की वैल्यू नहीं पता, ये a एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब इस a की वैल्यू 0 है या नहीं है, क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, तो अपन बोल नहीं सकते कि वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 वुड बी 4, इट वुड बी 4 - 4 है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट बोलता था एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 2 है, तो बस इस फंक्शन को एक और बार डिफरेंशिएट कर दो, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। डिफरेंशिएट करोगे तो ये 2 आएगा, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं अपन, द पार्टिकल इज एट ओरिजिन एट t इक्वल टू 0, तो कुछ नहीं, x को t इक्वल टू 0 डाल दो, आपको पता क्या चलेगा कि यहाँ पे ये -8 + 4 आ रहा है। तो अपन बोल नहीं सकते ना कि 4a की वैल्यू 8 आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि अगर 4a की वैल्यू 8 आती या फिर 4a की वैल्यू यहाँ पे 8 आती तभी तो ये t इक्वल टू 0 पे ओरिजिन पे आ सकता था, x इक्वल टू 0 पता था, लेकिन बोल नहीं सकता क्योंकि अपन को a की वैल्यू नहीं पता, इसलिए थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है आपको ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट में आते हैं अपन, लिफ्ट इज असेंडिंग विथ डिक्रीजिंग स्पीड मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इज डाउनवर्ड्स, और फिर रीजन लिखा है अ बॉडी ऑलवेज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स एक्सेलरेशन।
पहली चीज़ तो देखो यहाँ पे इसमें बोला है कि लिफ्ट असेंड हो रही, तो मतलब लिफ्ट की वेलोसिटी ऊपर है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उस डायरेक्शन में वेलोसिटी दिखाई जाती है, ठीक है। लेकिन ये लिखा है ये वेलोसिटी टाइम के साथ कम हो रही है, तो मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी है। इसका जो आउटपुट है नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ कम हो रही है। इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव आउटपुट आ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अगेंस्ट लग रहा है। भाई सिंपल सी बात है ना, अगर वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन इधर होगी तभी तो टाइम के साथ एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी को कम करेगी, इसलिए तो डिक्रीजिंग स्पीड आएगी। तो इसका क्या मतलब हो गया कि भले इसके पास वेलोसिटी ऊपर है लेकिन एक्सेलरेशन नीचे होगी होगी ताकि वो स्पीड को डिक्रीज कर सके, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट इज डाउनवर्ड्स। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू हो गई, असर्शन तो ट्रू है। अब देखो रीजन क्या है, बॉडी ऑलवेज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स एक्सेलरेशन, वो गलत है। बॉडी की जो मूवमेंट होती है वो हमेशा वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगी। अब जैसे आप फ्री फॉल ही देखो ना, फ्री फॉल में आपने ऊपर फेंक दिया, पार्टिकल ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे लग रही होती है। लेकिन मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा था, पहले ऊपर हो रहा था ऊपर हो रहा था ऊपर हो रहा था फिर नीचे हो रहा था नीचे हो रहा था। तो कौन डिसाइड कर रहा है कि किस डायरेक्शन में हो रहा है, वेलोसिटी डिसाइड कर रही है, ना कि एक्सेलरेशन डिसाइड करता है। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट हो जाएगा। ओके अब देखते हैं अपन नेक्स्ट सवाल, जो बोल रहा है कि इन द वीटी डायग्राम शोन इन फिगर, हमें यहाँ पे लिया हुआ है कि एवरेज वेलोसिटी बिटवीन द इंटरवल अपन को निकालना है टी इक्वल्स टू जीरो से टी इक्वल्स टू टी नॉट। अब देखो वी एवरेज अगर दिखाया है अपन तो वो क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और वी टी ग्राफ में टोटल डिस्प्लेसमेंट इज एरिया अंडर द कर्व। अब ये ट्राइंगल है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ वी एम इंटू टी नॉट, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और टोटल टाइम टी नॉट था तो ये कैंसिल हो गया, तो हाफ वी एम तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी आ गया इस फिगर के अकॉर्डिंग। तो इस फिगर में जो एवरेज वेलोसिटी है वो टी नॉट के इंडिपेंडेंट हो गई, क्योंकि आउटपुट तो हाफ वी एम आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है और सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट है कि अ लिफ्ट इज कमिंग फ्रॉम 8th फ्लोर एंड इज जस्ट अबाउट टू रीच 4th फ्लोर, taking ground floor as origin and positive direction upwards for all quantities, which one of the following is correct। अब देखो आपके पास ग्राउंड लेवल ये है, राइट, आपके पास ये जो चीज़ है ये ग्राउंड लेवल है, और इसने बोला है कि एक जो लिफ्ट है वो 8वें फ्लोर से नीचे आ रही है, किस तरफ, 4th फ्लोर की तरफ पहुंचने वाली। अब 4th फ्लोर की तरफ अगर वो पहुंचने वाली तो वहाँ पे रुकेगी, तो 4th फ्लोर की तरफ अगर वो रुक रही है और नीचे भी आ रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको रिटार्डेशन फेस करनी पड़ेगी। भाई अगर एक्सेलरेशन होगी तो रुक ही नहीं सकती ना, रिटार्डेशन देनी पड़ेगी। तो पहली चीज़ तो लिफ्ट नीचे आ रही है, नीचे की तरफ मोशन है तो वी डाउनवर्ड्स होगा, डन है। लिफ्ट स्टॉप होने वाली है, रिटार्डेशन होनी है। अब अगर रिटार्डेशन होनी है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट होगी, अगर वेलोसिटी डाउनवर्ड है तो एक्सेलरेशन अपवर्ड हो जाएगी। और क्योंकि लिफ्ट अबव है ग्राउंड फ्लोर से, देखो ग्राउंड तो ये है ना, लेकिन फिर भी लिफ्ट ऊपर है तो प्लस में पॉजिटिव में, इसलिए पोजीशन एक्स जो है अपवर्ड है। अब अपवर्ड वाले को पॉजिटिव मानना है, अपवर्ड वाले को पॉजिटिव मानना है, और वी वाले को नेगेटिव, डाउनवर्ड वाले को नेगेटिव। तो उस हिसाब से जो तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन बैठता होता है वी तो कम हो जाए, एक्स और ए ज़्यादा हो जाए। तो ये किस में दिख रहा है तुम्हें, ये सिर्फ और सिर्फ दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब अपन आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। ये बोलता है एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है और इसका एक्सेलरेशन जो है उसको एफ बता रहा है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन को ए नहीं लिया, एफ से डिनोट किया है, और उसको अपन ने ये फॉर्मूला दिया हुआ है कि टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रहा है, और एफ नॉट और टी जो है कांस्टेंट है। अब बोल रहा है कि पार्टिकल जो है वो टी इक्वल्स टू जीरो पे वेलोसिटी जीरो है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इनके पास जीरो है, और जब एफ जीरो होता है तो पार्टिकल की वेलोसिटी पूछी जा रही है। तो पहली बात तो ये एफ जो है एक्सेलरेशन है, तो इसको मैं डी वी बाई डी टी लिख सकता हूँ, और इसको अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा जीरो से टी तक तो यहाँ पे लिमिट डाल के मेरे को ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन आपको आनी चाहिए, तो ये मेरे पास इंटीग्रेशन से ये रिजल्ट आ गया, डन है। अब इसने बोला है कि जब एफ ज़ीरो था तो वी क्या होगा। अब देखो एफ ज़ीरो कब है, एफ ज़ीरो होगा जब ये पूरा एक्सप्रेशन ज़ीरो होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन ये दे रखा है, और इसको जीरो करने के लिए टी इक्वल्स टू टी करना पड़ेगा, कैपिटल टी। तो अपन को बेसिकली टी इक्वल्स टू कैपिटल टी पे देखना पड़ेगा कि वेलोसिटी क्या है, तो उसको मैंने पुट किया और उससे मेरा आंसर क्या हो गया, हाफ एफ नॉट टी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा।
ओके, तो नेक्स्ट सवाल है अपना, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ वेल इन विच द लेवल ऑफ वाटर इज एच बिलो द टॉप ऑफ द वेल। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक स्टोन को ड्रॉप किया और ये जो स्टोन है ये क्या है, ये एच डेप्थ या एच हाइट ऊपर है वेल के पानी के सरफेस से ऊपर। अब बोला इफ v इज द वेलोसिटी ऑफ द साउंड द टाइम t आफ्टर विच द स्प्लैश वुड बी हर्ड इज गिवन बाय। अब कॉन्सेप्ट समझो, जैसे ही ये पार्टिकल नीचे गिरेगा तो यहाँ तक का कुछ टाइम लगेगा इसको गिरने का। वो टाइम मैं कैसे निकालूंगा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से √2h/g। ठीक है, यहाँ पे गिरने के बाद स्प्लैश क्रिएट होंगी, वो पानी का वो जो आता है ना छाप, वो गिरेगा और उसकी वजह से साउंड ट्रैवल करेगी। अब साउंड तो वेव है, और साउंड क्योंकि वेव है तो उसमें वो ग्रेविटेशन वाले फॉर्मूले तो लगेंगे नहीं। उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेव्स के लिए ये लगता है। तो यहाँ पे जब वो वेव ट्रैवल करेगी पहुँचने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो वो एच अपॉन वी से निकाल दी। तो बस यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वेव के ऊपर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाने, वो पार्टिकल्स पे लगाते हैं क्योंकि उन पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होती है, एक्सेलरेशन आ रही होती है। लेकिन वेव में ऐसा कुछ फिनोमेना नहीं होता, वहाँ पे सिंपल डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड से रिलेट किया जाता है क्योंकि उनमें ग्रेविटेशनल इफेक्ट है, कोई एक्सेलरेशन थोड़ी लग रहा है। तो आप उसको उससे नहीं सोचोगे। तो यहाँ पे ये वाला जो टाइम है तो मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाला क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन थी, और ये वाला वेव के कॉन्सेप्ट से निकाला, तो टोटल टाइम मेरा ये लगेगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, अ स्टोन falls from a balloon that is descending at a uniform rate of this। फिर लिखा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिलीज आफ्टर 10 सेकेंड इज। तो इसमें लिखा हुआ है कि पहली बात तो एक जो बलून है वो नीचे गिर रहा होता है विद वेलोसिटी दिस, और यहाँ से आपने स्टोन ड्रॉप किया। अब देखो जो स्टोन है ना उसको बलून के रिस्पेक्ट से ड्रॉप किया हुआ है, ग्राउंड से उसको ड्रॉप नहीं किया है, ग्राउंड से देखने पर ड्रॉप नहीं है। आप बलून में बैठे और आपने वहां से उसको फ्री फॉल करवाया, तो आपने बलून के रिस्पेक्ट में छोड़ा उसको। तो ये जो वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बलून है ये जीरो करनी होती है, ना कि ऐसा कि आपने यहाँ से ड्रॉप किया तो इसकी वेलोसिटी आप जीरो लिख दो, नहीं। विद रिस्पेक्ट टू स्टोन इसकी वेलोसिटी, विद रिस्पेक्ट टू बलून इसकी वेलोसिटी जीरो थी। स्टोन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जीरो नहीं है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैसे निकालेंगे, रिलेटिव मोशन लगाते हैं। वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वुड बी वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बलून प्लस वेलोसिटी ऑफ बलून। अब ये तो मैंने जीरो कर दिया क्योंकि ड्रॉप किया मैंने बलून के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे बलून की वेलोसिटी कितनी नीचे है तो यहाँ पे स्टोन के पास भी एक नीचे वेलोसिटी आ जाएगी। अब ये पूछ रहा है कि पॉइंट ऑफ रिलीज से 10 सेकेंड बाद क्या होगा। तो पॉइंट ऑफ रिलीज पे मैं टाइम इक्वल टू जीरो मान लेता हूँ, और उसके बाद 10 सेकेंड के बाद डिस्प्लेसमेंट पूछिए तो बस इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और उससे मेरा आंसर आ जाएगा। तो उससे मेरा आंसर निकल के आता है 620, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोलता है ट्रेन एक्सलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर डिस्टेंस x1। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे देखो इन सवालों के लिए हमेशा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लिया करो। इसमें क्या बोला कि t1 टाइम इंटरवल के लिए आपके पास एक्सलरेशन जो है वो अल्फा है और डिस्टेंस x1 ट्रेवल हुई है। ठीक है, और उसके बाद रिटार्डेशन हुई, उसमें एक्सेलरेशन बीटा है, डिस्टेंस x2 टाइम t2। कौन सी रिलेशन ट्रू होल होती है। तो देखो अपन ने ये ग्राफ बनाया, यहाँ पे t1 टाइम के लिए एक्सेलरेट होते क्या एक मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव हो गई, उसके बाद यहाँ से रिटार्ड होते 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 ये जीरो आ गया। अब यहाँ पे इसकी जो एक्सेलरेशन है वो अल्फा है, तो यहाँ का tan θ1 अल्फा, और यहाँ पे इसकी रिटार्डेशन है तो बेसिकली ये वाला एंगल होता है, बट मैं इसके अंदर वाला भी लूँगा क्योंकि ये पाई माइनस बीटा भी करूँगा तो बात सेम ही बनेगी, है ना। बेसिकली मैंने इसको यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाइड कंसिडर किया हुआ है। तो यहाँ पे tan θ2 क्या लिख दिया, बीटा लिख दिया। अब आप अगर आप कन्फ्यूजन है कि मैंने ये वाला क्यों नहीं लिया तो आप इसको भी ले सकते हो। फिर कुछ नहीं, अगर आप ये वाला लोगे तो आपको साइन लिखना पड़ेगा कि अगर आपने ये वाला लिया tan फाई इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पे लिखोगे माइनस बीटा। क्यों, क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन है ये रिटार्डेशन में है, तो ये आपको रखना पड़ेगा। फिर आप इसको कंसिडर करोगे tan पाई माइनस फाइव, अंदर वाला जो एंगल है वो माइनस बीटा लिखोगे आप, तो उससे आपको सेम रिलेशन ही आएगी। तो अपन ने यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर किया पहली चीज़ तो, ठीक है। और ये इनका जो एरिया है, एरिया 1 एरिया 2, इनको x1 x2, तो उनका मैंने ट्राइंगल से एरिया लिख दिया। क्या दिक्कत थी, वो ट्राइंगल से मैंने उनका एरिया लिख दिया और मेरे को एक्सप्रेशन मिल गई। तो ये तो परपेंडिकुलर लेंथ थी,
और ये इनकी डिस्प्लेसमेंट थी हॉरिजेंटल वाली, तो हाफ इंटू लेंथ इंटू बेस करके ये मैंने रिलेशन ले ली। अब फिर यहाँ से मेरे को x1/x2 का रेशियो क्या पता चल गया, T1/T2। ये कैसे पता चला क्योंकि मुझे दे रखा था अल्फ़ा जो है वो VM/Tm है, देखो ये VM था, ये Tm था, tan थीटा अल्फ़ा था, और फिर बीटा था तो VM/T2। तो यहाँ से T1/T2 मिल गया, जो क्या हो गया, बीटा बाय अल्फ़ा हो गया, और इन दोनों को रिलेट करके x1/x2 से T1/T2 हो गया। तो यहाँ से मेरे को रिलेशन क्या मिल गई कि x1/x2 तो T1/T2 है, और T1/T2 बीटा अपॉन अल्फा है। तो इसको कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है अपना कि फिगर शो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल गोइंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज जीरो इन द रीजन वॉट। देखो एक्सेलरेशन रीजन अगर जीरो करना है तो सिंपल सी बात है, डी वी बाई डी टी जीरो होगा। डी वी बाई डी टी अगर जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कुछ कांस्टेंट मान लिया ना। अब वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है और वेलोसिटी को डी एक्स अपॉन डी टी करता हूँ और मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, तो जो मेरा पोजीशन आएगी डेल्टा एक्स वो के टी आएगा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनना पड़ेगा। समझ रहे हो ना, जब तक कोई स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होगा तब तक कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं आएगी, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं आएगी तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं आएगा। अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ कौन से, एक तो ए बी वाला पोर्शन है और एक सी डी वाला पोर्शन है। तो ए बी और सी डी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी और जीरो एक्सेलरेशन को शो कर रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अ रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली फ्रॉम द ग्राउंड, इट मूव्स अपवर्ड विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आफ्टर 30 सेकंड द फ्यूल इज फिनिश, आफ्टर व्हाट टाइम फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ फायरिंग द रॉकेट विल अटेन द मैक्सिमम हाइट। अब हुआ क्या, वो देखो, एक रॉकेट था, उसको वर्टिकली फ्लाई किया 30 सेकंड तक, तो ठीक है 30 सेकंड तक तो वो ऊपर फ्लाई करते गया, अच्छे से फ्लाई करते गया वो 30 सेकंड तक उसने एक अच्छे से उड़ान ली, अच्छे से फ्लाइट लिया उसने, और उसके बाद उसका फ्यूल ख़त्म हो गया। तो 30 सेकंड तक तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन 10 के साथ ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अब जब वो खुद की एक्सेलरेशन के साथ उड़ रहा है ना, तो आप जी को कंसिडर मत करना, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन 10 दी ना, नेट एक्सेलरेशन दे रखी कि वो ऊपर जा रहा है 10x की एक्सेलरेशन के साथ। तो उस केस के लिए तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन जब यूज़ किया सेकंड वाली, तो उसमें अब मैंने प्लस में आउटपुट लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पे 30 सेकंड के लिए इसके पास एक्सेलरेशन जो थी वो प्लस में थी। डन है। अच्छा यहाँ पे ये टी इज इक्वल्स टू, आप इसको 30 सेकंड रखो, ठीक। अब यहाँ पे जो मेरे को एच मिला वो 900 मिल गया, क्योंकि 30 सेकंड तक तो वो अपने ही फ्यूल के साथ चल रहा था, तो उसको नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ मिली थी। तो उसको जी से कैंसिल आउट मत कर लेना कि तुम यहाँ पे भी एच इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर से सॉल्व करो, नहीं, गलत हो जाएगा। कि यहाँ पे आपके पास एक्सेलरेशन है, आपके पास नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ नहीं है कि आप जी को भी कंसिडर करो। वो बलून के पास जो फ्यूल है, वो रॉकेट के पास जो फ्यूल है, उसकी मदद से ऊपर नेट एक्सेलरेशन रखा है, तो अपन ने प्लस में रखा है सबसे पहले। 900 आ गया। अब यहाँ पे फ्यूल खत्म हो गया, अब वो फ्री फॉल में आ गया। पहले फ्री फॉल में नहीं था, पहले वो फ्यूल के साथ थ्रस्ट हो रहे थे, तो उसकी वजह से एक नेट एक्सेलरेशन ऊपर थी। लेकिन अब क्या हो गया, अब फ्री फॉल में आ गया, तो अब उस पर जी लग रहा है खाली, तो उसकी वजह से वो फ्री फॉल में नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लगेगा। अब इसको जीरो करने के लिए तुम्हें कितना टाइम चाहिए होगा, तो तुमने ये कर लिया, ठीक है। यहाँ से तुम्हें किया था, तो यहाँ पे टाइम इंटरवल क्या मिल गया, 30 सेकेंड और मिल गया। तो यहाँ से यहाँ तक का 30 सेकेंड का टाइम इंटरवल और आ गया, तो तुम्हें टाइम जो है फाइनली वो कितना हो गया, 60 सेकेंड आ गया, ठीक है। तो यहाँ से मैंने फाइनल जो टाइम निकाला वो 60 सेकेंड निकाला। अब वो कैसे निकाला, वो मैंने सिंपली ऐसे निकाला कि भैया 300 जो मेरे पास थी -10 इंटू डेल्टा टी, यहाँ पे डेल्टा टी लिख रहा हूँ क्योंकि हमेशा टाइम इंटरवल होता है। तो जहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम लगा वो मेरे को लगा 30 सेकेंड, और यहाँ तक तो 30 सेकेंड ऑलरेडी हो गया था। तो टोटल टाइम यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड। अगर मैं टी इक्वल्स टू जीरो यहाँ से लूँ तो टी इक्वल्स टू 30 यहाँ पे हो जाएगा, 30 सेकेंड का इंटरवल यहाँ पे लगा तो 60 सेकेंड यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा है इफ एन आयरन बॉल एंड अ वुडन बॉल ऑफ सेम रेडियस आर रिलीज फ्रॉम अ हाइट h इन a vacuum देन द टाइम टेकन बाय बोथ ऑफ देम। अब देखो वैक्यूम बोल दिया ना, तो इसका मतलब आपके पास एयर रेजिस्टेंस नहीं है, खाली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है, खाली ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। तो चाहे मैं स्टोन को फेंकूँ, चाहे मैं आयरन को फेंकूँ, वुडन को फेंकूँ, किसी को भी फेंकूँ, उन पर लग तो नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है। क्यों? क्योंकि सबके पास वेट ही तो लग रहा होगा नीचे, एम जी ही तो लग रहा होगा। तो सबका अगर एम जी लग रहा है, तो अगर मैं उसका एक्सेलरेशन निकालूंगा तो एम जी अपॉन एम करूँगा, तो सबके मासेस तो कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्सेलरेशन तो सबके लिए कॉमन आएगा जी। और जब मैं टाइम की इक्वेशन लिखता हूँ सेकेंड ऑफ मोशन से, तो टाइम में देखो तो हमारे पास सिर्फ जी काम में आ रहा है, एम का कोई रोल ही नहीं है। तो मास हो रेडियस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सब पे जी लग रहा है, तो नीचे सब लोग बराबर ही आएंगे, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है कि अ बॉडी कवर्स वन थर्ड ऑफ द डिस्टेंस विद द वेलोसिटी v1, द सेकंड वन थर्ड विथ v2 एंड द लास्ट वन थर्ड विथ v3। अब एवरेज वेलोसिटी तो कुछ नहीं है, देखो मैं माने तो टोटल डिस्टेंस 3d थी, तो वन थर्ड डी डिस्टेंस मैंने कवर करवा दी। इसको v1 स्पीड से, v2 स्पीड से, v3 स्पीड से। एवरेज स्पीड कितनी होती है? टोटल डिस्टेंस 3d और सारे टाइम इंटरवल t1 प्लस t2 प्लस t3। t1 कैसा आएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड d बाई वी वन, t2 d बाई वी टू, t3 d बाई वी थ्री। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। बस फिर उसके बाद क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन करी, सॉल्व किया, ऐसे में आंसर आ गया अपना ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट अपना यहाँ पे 28 वाला देखते हैं। इसमें लिखा था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज शोन, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव एट व्हाट पॉइंट। देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v दैट इज डी एक्स बाई डी टी होता है। अगर इसको नेगेटिव करना है तो बेसिकली मेरे को ये डी एक्स बाई डी टी को नेगेटिव करना पड़ेगा। अब डी एक्स बाई डी टी होता है स्लोप, डी एक्स बाई डी टी स्लोप होता है, तो जहाँ पे भी स्लोप नेगेटिव मिला उस पॉइंट पे वेलोसिटी जो इंस्टेंटेनियस वाली है वो नेगेटिव हो जाएगी। अब देखो सी पे स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है, एक्यूट एंगल है, यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो है, पैरेलल हो गया, यहाँ पे भी एक्यूट एंगल है, पॉजिटिव रहेगी, यहाँ पे ऑप्ट्यूस एंगल बन रहा है एक्स एक्सेस के साथ। अब एक्स एक्सेस के साथ अगर ऑप्ट्यूस एंगल बन रहा है मतलब टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और उसका मतलब स्लोप नेगेटिव आ गया, स्लोप नेगेटिव आ गया तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी नेगेटिव आएगी। तो कौन सा पॉइंट होगा? पॉइंट नंबर ई, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? इसमें लिखा है अ बॉडी कैन हैव जीरो वेलोसिटी एंड स्टिल बी एक्सेलरेटेड। बिल्कुल, एक पार्टिकल ले लो और उस पार्टिकल आप ड्रॉप करवा दो, तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है लेकिन चलो उसके नीचे एक्सेलरेशन तो लगती है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन तो पॉसिबल है, फॉल्स नहीं हुआ। लिखा है अ बॉडी कैन हैव कांस्टेंट वेलोसिटी एंड स्टिल हैव वेरिंग्स। ये गलत है, क्योंकि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, मतलब आपने वी वेक्टर को कांस्टेंट कर दिया, तो इसका मतलब आपने इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट कर दिया और आपने इसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट कर दी। जब मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका तो सिंपल सिंपल साफ सा ये मतलब हो गया ना कि आपने स्पीड भी कांस्टेंट कर दी, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। अब थर्ड स्टेटमेंट में चेक कर लो, बॉडी कैन हैव कांस्टेंट स्पीड एंड स्टिल हैव अ वेरिंग वेलोसिटी। बिल्कुल, आप सर्कुलर मोशन करवाओ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हर पॉइंट पे स्पीड सेम होगी लेकिन डायरेक्शन अलग हो जाएगी स्पीड, ठीक है ना। और क्योंकि डायरेक्शन अलग है तो वेलोसिटी डिफरेंट रहेगी, लेकिन स्पीड तो सब में वी थी, तो थर्ड स्टेटमेंट में पॉसिबल है। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन चेंज व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। बिल्कुल, फ्री फॉल देखो ना, ऊपर अगर आप कोई पार्टिकल फेंकते हो, रख तो जी रहा होता है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो हो सकता है। थर्ड फोर्थ ऑप्शन भी पॉसिबल है। तो फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन पॉसिबल कंडीशन, तो फॉल्स नहीं, तो फॉल्स कौन सी स्टेटमेंट होगी? थर्ड। तो हमारा सॉरी फॉल्स कौन सी होगी अपनी? सेकेंड वाली। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो गया हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 1, 3 एंड 4 पॉसिबल कंडीशन। नेक्स्ट है अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी ड्यूरिंग द फोर्थ एंड थर्ड सेकंड। तो इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ता है? एस एन एथ वाली इक्वेशन, विच इज़ यू प्लस ए बाई टू मल्टीप्लाइड बाई 2n-1। तो यहाँ पे एन की वैल्यू मैंने 4 और 3 डाल दी, मैंने सॉल्व किया, ऑप्शन से मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 7/5, दैट इज ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है अ बॉडी इज released from the top of the tower of height h. It takes time t to reach the ground. Where is the body t by 2 time after the release? तो देखो आपने क्या किया, आपने एक
टॉप ऑफ द टावर से, मान लो ये टॉप ऑफ द टावर है जो कि एच हाइट पर लोकेटेड है, और पूरा नीचे टाइम जाने का कितना लगता है टी, तो एच इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। अब ऑर्डर टी बाई टू टाइम में कहाँ पे होगा, तो टी बाई टू टाइम के लिए मैंने निकाल देता हूँ भैया कि यहाँ से टी बाई टू टाइम तक ये कितना नीचे आता है, इतना नीचे आता है, तो एच बाई फोर ये आ गई, और टोटल एच थी तो ये कितनी हो जाएगी 3h/4, तो ग्राउंड से कितनी ऊपर हो गया यहाँ इस पॉइंट पे 3h/4 हो गया। ठीक है, इसलिए तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं, इसमें लिखा है कि अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली बाय 4 सेकेंड एंड देन मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी विच ऑफ द एक्स ग्राफ रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ द कार। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि एक्सेलरेट कर रहा है 4 सेकेंड के लिए। अब जब भी एक्सेलरेशन होती है तो एक्स टी ग्राफ पैराबोलिक बनता है, तो पैराबोलिक बनेगा, और एक्सेलरेशन है तो इसका क्या मतलब होगा कि उसका जो कर्वेचर है, मतलब जो इसका d2x/dt² है वो कैसा होना चाहिए, कुछ इस तरीके का ग्राफ बनना चाहिए, ठीक है ना, अपवर्ड मोशन। क्योंकि देखो x इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर बन रहा है, पैराबोलिक इक्वेशन है, और ये इक्वेशन जो होती है इसमें सिमेट्री कहाँ पे आएगी, एक्स एक्सेस पे, जो वेरिएबल पावर 1 पे होता है ना उसके अबाउट सिमेट्रिकल होता है, तो ये जो ग्राफ है ऐसा बनेगा। अब आप बोलोगे ऐसा ही क्यों बना, ऐसा क्यों नहीं बना, क्योंकि अगर ये ऐसा वाला बनता ना तो ये डिसेलरेशन मोशन होता है। क्यों, क्योंकि इसका अगर आप 2 बार डेरिवेटिव लोगे तो आपको पता चलेगा इसका स्लोप कम हो रहा है, और जो ये वाले ग्राफ है इनका स्लोप बढ़ रहा है। देखो इसका स्लोप जो है टाइम के साथ बढ़ रहा है, पहले जीरो था, फिर थोड़ा एंगल बढ़ा, फिर एंगल बढ़ा, फिर एंगल बढ़ा, फिर एंगल बढ़ा, तो ये एक्सेलरेशन वाला होगा। क्योंकि एक्सेलरेशन में क्या चाहिए तुम्हें, d2x/dt² जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होनी चाहिए, बढ़ती रहनी चाहिए। तो वो उसी केस में होगा जब स्लोप जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जाएगा, तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्लोप जो है वो बढ़ते जाएगा, और वो कब बढ़ेगा, जब इस तरीके का मोशन आएगा। उसके बाद तो क्या है, उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी है तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, तो ऐसा आ गया। इसलिए जो ऑप्शन नंबर है वो हमारा 4 आ जाएगा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अ ग्राफ बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड डिस्टेंस इज शोन, द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन km/h²। अब देखो अगर आप इस ग्राफ को एनालाइज करोगे तो ये वी स्क्वायर और एस के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो एक वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्मेट बन रही है। ठीक है, तो वाई मैंने वी स्क्वायर है और मेरा एस जो है वो एक्स है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है क्योंकि ऑप्टिक्स एंगल बना रहा है, तो स्लोप कैसे निकालूंगा, देखो ये जो थीटा है इससे मेरे को स्लोप मिल जाएगा, यहाँ पे टेन थीटा देखूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरा, टेन थीटा जो है वो मेरा आ जाएगा ये वाला 0.400, 4600 है, ये 900 है, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा 4600 अपॉन में 900, और टाइम इंटरवल मेरे को कितना लग गया 0.6 सेकेंड, तो उससे मेरे को स्लोप आ गया। नेगेटिव में तो माइनस साइन पुट कर दिया, और एक्स एक्सेस की जगह एस है तो एस लिख दिया, वाई इंटरसेप्ट +4600 है तो वो लिख दिया। तो उससे मेरे को ये पता चला कि ये जो इक्वेशन है ना ये एक्चुअली में वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है, जहाँ पे यू स्क्वायर की वैल्यू ये है और 2as की वैल्यू ये है। ठीक है ना, अब एक्सेलरेशन क्या करना पड़ेगा, 2as लिखना पड़ेगा और उसको इससे इक्वेट करना पड़ेगा, तो मैंने इक्वेट किया और एक्सेलरेशन नेगेटिव आई, और बेसिकली नेगेटिव आई क्योंकि रिटार्डेशन हो रही है। ठीक है, तो हमेशा जो नॉर्मल इक्वेशन लिखी होती है ना वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s उससे रिलेट करो, ऐसे नहीं कि आपको पता है कि ऑलरेडी रिटार्डेशन है तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2s लिख के छोड़ दो, नहीं ये गलत हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा, सरासर गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी साइन कन्वेंशन डाल दी, आपको साइन कन्वेंशन ऑलरेडी डालनी है, जो नॉर्मल डिफाइंड होता है उसको लिखना है, उससे रिलेट करना है और फिर आपको साइन बताना है। तो बस यहाँ पे 3084 और -3084 में कन्फ्यूजन होगी, तो आपको बस ये समझना है कि रिटार्डेशन हो रहा था, एक्सेलरेशन नेगेटिव साइन के साथ आएगी, इसलिए -3084 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड्स विद अ स्पीड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, तो आपके पास ये टावर है, यहाँ पे आपने यू स्पीड से इसको ऊपर फेंक दिया, और फिर इसमें लिखा है इट रीचेज द ग्राउंड विद वेलोसिटी 3u, तो ऊपर से फेंका नीचे गया 3 से पहुँचा। हाइट बताओ, अब देखो यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में ये फाइनल पोजीशन है ना, और ये वाली पोजीशन इनिशियल है,
तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो, इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस होती है। अब इनिशियल ये रही, फाइनल ये रही, तो डिस्प्लेसमेंट ये हो गई। तो ये डिस्प्लेसमेंट एच जो है ये आपको इक्वेशन ऑफ मोशन से मिल जाएगा। अब आप ये चीज़ ध्यान रखना कि मैंने यहाँ पे क्या याद रखा, मैंने इस पूरे को काउंट नहीं किया, क्योंकि ये जो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू एस वाली इक्वेशन है ना, डिस्प्लेसमेंट निकालती है, डिस्टेंस नहीं निकालती। अब ये इनिशियल ये फाइनल, तो डिस्प्लेसमेंट यही आएगी आपकी। तो आप इसको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से डील करोगे, साइन कन्वेंशन प्रॉपरली यूज़ करोगे, नीचे डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव मान ली, ऊपर वाली नेगेटिव होगी। अब क्योंकि स्क्वायर है तो इनमें तो आप कुछ भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 9u² u²। अब देखो एक्सेलरेशन भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, सॉल्व किया, आंसर आया ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा है कि ड्रॉप्स ऑफ वाटर जो है वो फॉल कर रही है रूफ से, बिल्डिंग की जो हाइट है 9 मीटर है। और यहाँ पे लिखा है जब पहली ड्रॉप ग्राउंड की तरफ रीच हो रही होती है तो उसी टाइम पे चौथी ड्रॉप जो है वो अबाउट टू फॉल की कंडीशन में आती है। अब पूछा व्हाट आर द डिस्टेंस ऑफ सेकंड एंड थर्ड ड्रॉप्स फ्रॉम द रूफ। तो देखो, ये मान लो ये तुम्हारी रूफ है, रूफ का टॉप है, ठीक है, और ये तुम्हारा ग्राउंड है, और इसमें पूरा जो हाइट डिफरेंस है वो 9 मीटर का है। ठीक है। अब लिखा है जब पहली ड्रॉप सबसे नीचे आई तो चौथी ड्रॉप ऊपर है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो तुम्हें नोटिस करने का वो ये होता है कि इन जब भी एक कंसेक्यूटिव टाइम इंटरवल में ड्रॉप निकल रही होती है ना, तो उन ड्रॉप्स के बीच का रिलीज ऑफ टाइम इंटरवल सेम होता है। ये मान लो अगर ये पहली ड्रॉप टी इक्वल टू जीरो पे थी, दूसरी ड्रॉप टी इक्वल टू टी के इंटरवल पे आएगी, तीसरी ड्रॉप पे भी टी इक्वल टू टी का इंटरवल, चौथी ड्रॉप पे भी टी इक्वल टू टी का इंटरवल। अब मान लो अगर सर एक एक सेकंड की इंटरवल में जरूरत मान लो, तो फर्स्ट ड्रॉप अगर 0 सेकंड पे ड्रॉप करी तो सेकंड 1 पे, थर्ड सेकंड सेकंड से, फोर्थ 3 सेकंड के बाद, तो इंटरवल सेम रहेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जितना टोटल टाइम इसको यहाँ पे लगा होगा फर्स्ट ड्रॉप को नीचे पहुँचने में, उस टाइम में इक्वल इंटरवल्स बांट के सबका रिलीज आएगा। अगर जैसे मान लो इन टोटल में 3 सेकंड लगे होते, पहले ड्रॉप को नीचे जाने में मान लो 3 सेकंड लगे होते, तो 1 सेकंड बाद ये ड्रॉप आती, मतलब इन दोनों के बीच में 1 सेकंड का डिफरेंस होता, इन दोनों के बीच में 1 सेकंड का डिफरेंस होता, इन दोनों के बीच में 1 सेकंड का डिफरेंस होता। मतलब फर्स्ट और सेकंड में 1 सेकंड, तो फर्स्ट और थर्ड में 2 सेकंड, फर्स्ट और फोर्थ में 3 सेकंड का टाइम इंटरवल का डिफरेंस था रिलीज का। ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो टाइम टेकन होगा फर्स्ट ड्रॉप का बॉटम रीच करने के लिए, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से अंडर रूट 2h/g आएगा, जो कि ये आ गया। क्लियर है। अब क्योंकि ड्रॉप रेगुलर इंटरवल पे रिलीज हुई है, तो अगर पहली ड्रॉप फर्स्ट इक्वल टू टी इक्वल टू जीरो पे थी, तो सेकंड ड्रॉप कब होगी, टी इज इक्वल्स टू 0 + t/3। ठीक है ना, 3 गैप है तो 3 इंटरवल आएंगे, तो टोटल टाइम इंटरवल टी हो चुका था, तो आधा वन थर्ड इंटरवल कितना होगा, t/3। तो अगर ये सबसे फर्स्ट ड्रॉप 0 पे है तो सेकंड ड्रॉप कब रिलीज होगी, टी इक्वल्स टू 0 + 2 थर्ड ड्रॉप कब होगी, इसमें t/3 और ऐड कर दो तो ये आ गया। और फोर्थ ड्रॉप कब होगी, t = t होगी, तो जो ये आ गया। ठीक है। इस पे 3 बार अपन जोड़ेंगे ना, 3 × t/3, तो वो यही आएगा। तो ये मैंने क्या निकाले, टाइम इंटरवल्स की ड्यूरेशन निकाली कि भैया इस टाइम पे ये चीज़ें रिलीज हुई है। अब इसमें मेरे को पूछा किसके लिए कि भैया सेकंड और थर्ड ड्रॉप कितनी दूर आ जाएगी जब पहली ड्रॉप नीचे पहुंच जाएगी। तो देखो, आपने सेकंड ड्रॉप को जब ड्रॉप करवाया था, रिलीज़ किया था, तो उस टाइम पे टाइम इंटरवल t/3 था। ठीक है। और जब पहली ड्रॉप ग्राउंड पे पहुंच गई तब तक टी टाइम स्पेंड हो गया था। तो मतलब कितना टाइम इंटरवल के लिए सेकेंड ड्रॉप ट्रैवल करी, t/3 से लेके टी टाइम तक, क्योंकि तब तक ही फर्स्ट ड्रॉप जो था टी टाइम में नीचे पहुंच चुका था। तो बीच में जो ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन के टाइम में ये ट्रैवल करेगी। अब t = t/3 पे ये रिलीज़ करी गई थी और t = t तक का टाइम पूछा है, तो मेरे पास टाइम इंटरवल कितना गया, 2t/3। अब क्योंकि ड्रॉप है और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में यू टी जीरो हो जाएगा, तो बाकी का हाफ a t² यूज़ किया तो 4 मीटर आंसर आ गया। थर्ड बॉल के लिए पूछा, थर्ड बॉल रिलीज़ कब करी गई थी, 2t/3 पे, और फर्स्ट ड्रॉप जब नीचे पहुंची तब क्या टाइम हो गया था, टी हो गया था। तो ये कितना ट्रैवल करी, ये ट्रैवल करी 2t/3 से लेकर टी तक, तो कितना इंटरवल ट्रैवल हुआ, t/3 इंटरवल ट्रैवल हुआ। तो इसको जब मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व किया तो मेरा आंसर क्या आ गया, 1 मीटर आ गया।
तो मतलब सेकेंड जो ड्रॉप है वो तो 4 मीटर ट्रेवल करी, और जो थर्ड ड्रॉप है वो 1 मीटर ट्रैवल करी। तो मेरा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें मैंने कुछ नहीं किया, इसमें मैंने ये देखा कि टाइम इंटरवल जो था उसको इक्वली डिवाइड कर दूँ, फर्स्ट कितनी देर में पहुंचा वो याद रखो, और फिर बाकी को कितना टाइम मिला उस टाइम इंटरवल गैप में ट्रैवल करने के लिए उसका ध्यान रखो, और इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम इंटरवल को ही पुट करो, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट मेरा सवाल है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड अज्यूमिंग द एयर रेजिस्टेंस टू बी कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड कंसिडरेबल, कमेंट अबाउट टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। तो देखो पहली बात तो एक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि जो एयर ऑफ रेजिस्टेंस है वो हमेशा मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट लगेगी, क्योंकि वो एक तरीके की फ्रिक्शन है। तो अगर आपकी बॉल ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू रेजिस्टेंस नीचे लग रही होगी, और जब बॉल नीचे ट्रैवल करेगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू रेजिस्टेंस ऊपर लगेगी। सिंपल सी बात है। अब देखो हाइट तो सेम है, हाइट तो सेम है, तो जब मैं एच इक्वल्स टू यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर लिखता हूँ, ठीक है ना, साइन जो भी लिखना है, तो जो एच है वो तो कांस्टेंट है, तो मतलब यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर जो है कांस्टेंट रहेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा उतना कम टाइम लगेगा, क्योंकि बेसिकली हो क्या रहा है, अगर आप देखोगे तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो है कांस्टेंट आ रहा है, मतलब अगर यू तो देखो कांस्टेंट पैरामीटर है, किसी भी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से देखोगे आप। तो बेसिकली हुआ क्या, इसमें हुआ ये कि अगर मैं इसको कांस्टेंट रखना है ओवरऑल टर्म को, तो अगर एक बढ़ेगी तो दूसरी कम होनी पड़ेगी, तो अगर यहाँ पे ए बढ़ रहा है तो टी को कम होना ही पड़ेगा ताकि ओवरऑल आउटपुट कांस्टेंट रहे। तो जहाँ पे एक्सेलरेशन ज़्यादा आएगी, इफेक्टिव एक्सेलरेशन ज़्यादा आएगी, वहाँ पे टाइम कम लगेगा। अब जो ऊपर जा रहा होता है तो एक्सेलरेशन दो लग रही है, एक तो जी की वजह से नीचे, और क्योंकि ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू रेजिस्टेंस भी नीचे लगेगी, तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन जी प्लस से होगी, तो एक्सेलरेशन ज़्यादा लग गई। डिसेंट में एक्सेलरेशन कम लगेगी, क्यों, क्योंकि जब नीचे आ रहा है तो जी तो भले ही नीचे लग रही है लेकिन एक्सेलरेशन ऊपर लग रही है रेजिस्टेंस की वजह से, तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन जी माइनस ए लग रही है। तो क्योंकि एक्सेलरेशन कम हो गई नीचे आते वक्त तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए डिसेंट का टाइम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना, और एसेंट का टाइम कम हो जाता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 हो गया, और उसका रीज़न ये है कि जो टाइम होता है वो इफेक्टिव एक्सेलरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द हाइट इज 10 मीटर पर सेकेंड, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट इज। अब देखो यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला लगाया वो लगाया एच मैक्स इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाय 2 जी से, ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से ये किया। और यहाँ पे अपन को पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ एट हाइट एच बाय 2 दे रखी थी, तो उसको मैंने यहाँ पे सेट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के इक्वेट किया, रिलेट किया, तो मेरे को एक एक्सप्रेशन मिला, दैट इज यू स्क्वायर माइनस जी एच इज इक्वल्स टू दिस। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास जो वी स्क्वायर की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, जी एच आ गई, तो एच की वैल्यू क्या आ गई, वी स्क्वायर बाई जी, और एच क्या था यहाँ पे, एच मैक्स था, तो उसको पुट करके मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आ गया। तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, पहले तो मैंने एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से एच मैक्स की वैल्यू निकाल ली, फिर मैंने वी एट एच बाई 2 यूज़ किया, वी स्क्वायर माइनस 2 जी एच डैश बाई 2, यहाँ पे जो एच डैश है एच मैक्स है क्योंकि हाफ ऑफ द हाइट मैक्स पूछा ना, तो ये आउटपुट क्या निकल गया, यू स्क्वायर माइनस जी एच, ये आउटपुट निकल गया, और यू स्क्वायर को मैंने यहाँ से पुट कर दिया 2 जी एच, तो 2 जी एच माइनस जी एच, तो ये जी एच आ गया, तो वी स्क्वायर की वैल्यू जी एच आ गई, यहाँ पे एच क्या था, एच मैक्स थी, एच की वैल्यू वी स्क्वायर बाई जी आ गई, तो ये जो वी स्क्वायर बाई जी ये वाला जो वी है ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया और ऑप्शन निकाल दिया, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो मेरा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट जो है वो है कि द पोजीशन एक्स ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय दिस, where x is in meters and time is in t, what will be the position of particle when it achieves maximum speed along the plus x direction। अब देखो यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम करना है, यहाँ पे क्या करना है, स्पीड मैक्सिमम करना है, तो पहले तो स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड निकालने के लिए x दे रखा है तो डिफरेंशिएट करके मैंने v निकाल लिया डी एक्स बाई डी टी, तो ये आ गया, एक फंक्शन आ गया। अब देखो यहाँ पे जो v है वो एक टाइम का फंक्शन है, और जब भी मैक्सिमम मिनिमम की कुछ चीज़ पूछते होते तो हमें एक चीज़ जो स्ट्राइक होनी चाहिए वो होनी चाहिए कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम मैक्सिमम। अगर y जो है वो कोई फंक्शन है x का,
तो वाई की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो हो जाए। और दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, दूसरी चीज़ होनी चाहिए कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन जीरो। तो ये वाली तो बहुत कम काम आती है, मेन तो यही चीज़ काम आती है, तो उसी को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। वाई मेरा वी है और एक्स मेरा टी है, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करके जीरो के इक्वल कर दूँगा। तो डी बाई डी टी करूँगा तो 18 - 60 आएगा, इक्वल किस करना है, जीरो भी करना है, तो टाइम मेरा क्या गया 3। अब अपन को पूछा है कि उस टाइम पे क्या पोजीशन होगी जब स्पीड मैक्सिमम होगी, तो स्पीड मैक्सिमम कब होगी, टी इक्वल टू 3 पे। तो एक्स इज इक्वल टू टी इक्वल टू 3 कितना आएगा, पुट कर दो, तुम्हारे पास आंसर क्या आएगा 54। तो 54 मीटर जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ बस इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ऑन अ स्ट्रेट रोड, अ स्कूटरिस्ट विशेस टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकेंड। If the bus is at a distance of 1 kilometer from a scooterist, with what speed should the scooterist chase the bus? तो इसमें क्या करना है, देखो तुम्हारे पास यहाँ पे एक स्कूटरिस्ट था जिसकी मैंने स्पीड मान ली थी, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे पास बस है, ऑलरेडी एक डिस्टेंस तुम्हें दे रखी है 1000 मीटर का, और बस की स्पीड तुम्हें दे रखी है वो स्पीड से जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हैं, या तो एक टाइम की इक्वेशन बनाओ, दोनों का टाइम सेम करो और डिस्टेंस डिस्टेंस करो। यहाँ एक सिंपल है रिलेटिव मोशन। अब देखो मैं क्या करता हूँ, रिलेटिव मोशन के हिसाब से मैं क्या करता हूँ, मैं इस स्कूटर रेस के रिस्पेक्ट में सोचता हूँ। तो जब मैं स्कूटर रेस के रिस्पेक्ट में सोचूंगा तो मुझे क्या लगेगा, मुझे तो ये लगेगा ना कि ये जो बस है ये पीछे आ रही है मेरे पास, क्योंकि जब भी मैं स्कूटर रेस की तरफ से रिलेटिव मोशन लगाऊंगा तो मेरे पास होगा क्या, उस चीज़ को थोड़ा समझ लो यहाँ पे। जैसे मानो ये मेरे पास स्कूटर रेस था, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ ये कि ये बस तो आगे जा रही थी और स्कूटरिस्ट के रिस्पेक्ट में बस थोड़ा पीछे भी आ रही होगी वी नॉट से। तो ओवरऑल इफेक्टिवली हो क्या रहा है कि ये जो बस है ना, ये वी नॉट माइनस वी से पीछे आती हुई दिखेगी स्कूटरिस्ट को। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, ये होगी। डिस्टेंस क्या है, ये है। टाइम कितना लगाना है, 100 सेकेंड लगाना है। तो बस फिर उसके बाद मैंने क्या लिख दिया, वी रिलेटिव इज इक्वल टू एस रिलेटिव अपॉन टी, फिर वी नॉट माइनस 10, वी रिलेटिव यूज़ कर लिया, एस रिलेटिव टी रिलेटिव सब यूज़ कर लिया। अच्छा टाइम तो देखो रिलेटिव होता नहीं है, टाइम इज़ नेवर रिलेटिव। चाहे आप किसी भी फ्रेम से जाके देखो टाइम तो उतना ही लगेगा, राइट। तो अगर टाइम उतना ही लग रहा है तो सिंपल सी बात है, चाहे मैं रिलेटिव मोशन से टाइम निकालूँ चाहे मैं कहीं से भी टाइम निकालूँ, बात तो एक ही होने वाली है। तो इसलिए यहाँ पे टाइम, आप चाहे रिलेटिव में जाओ चाहे नॉन रिलेटिव में जाओ, राउंड फ्रेम की सॉल्व करो, टाइम सेम लगने वाला, तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी। यहाँ पे जो मेन पैरामीटर है वो देखना है वी रिलेटिव क्या है, एस रिलेटिव क्या है, पुट करना है और आंसर निकालना है। इससे 2 स्टेप्स का आंसर आता रहेगा, ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो आंसर है वो क्या जाएगा, सॉल्व करने के बाद वी नॉट इज इक्वल्स टू 20। नेक्स्ट क्या आते हैं हम, इसमें लिखा है अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाई राइज प्लेटफॉर्म ऑफ टी इक्वल्स टू 0 स्टार्टिंग फ्रॉम लेस, और बोल रहा है कि आफ्टर 6 सेकेंड अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म विद स्पीड v। द टू बॉल्स मीट एट t इक्वल्स टू 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v। देखो कंडीशन को पहले सुनो, क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करो। t इक्वल्स टू 0 पे आपने पहली बॉल को ड्रॉप किया, ठीक है। 6 सेकेंड के बाद एक और बॉल ड्रॉप करी, तो 6 सेकेंड तक पहली बॉल तो ट्रैवल कर ही ली ना, तो वो कितना ट्रैवल करेगी, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया 180 मीटर, स्पीड कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। उसके बाद सेकंड बॉल ड्रॉप करी गई है। अब जब सेकंड बॉल ड्रॉप करी गई तो ये बोल रहा है कि वो जो दोनों बॉल है वो टी इक्वल्स टू 18 पे ड्रॉप मिली। तो ये जब ड्रॉप करी थी तब टाइम कितना था, टी इक्वल्स टू 6, और ये जब मिली फर्स्ट बॉल के साथ तो टाइम कितना हो गया, टी इज इक्वल्स टू 18। तो देखो टाइम इंटरवल का गैप कितना आ रहा है, 12 सेकेंड। तो इन लोगों को जब आप इसके लिए रिलेटिव मोशन लगाओगे तब 12 सेकेंड यूज़ करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट था कि यहाँ पे 12 सेकेंड यूज़ कर रहे हैं, 18 क्यों यूज़ कर रहे हैं, कि 18 तो टोटल टाइम हो गया है इनिशियल से। और जब भी हम ये पैरामीटर्स में इक्वेशन यूज़ करते हैं, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इसमें टाइम इंटरवल यूज़ करते हैं, हमेशा टाइम इंटरवल यूज़ करा जाता है। तो टी इक्वल्स टू 18 डालोगे आप यहाँ पे, टी इक्वल्स टू पहली चीज़ तो 12 यूज़ करोगे कि टाइम इंटरवल कितना ट्रैवल किया सेकेंड बॉल, क्योंकि जब मिल रहे हैं तो उसमें टाइम इंटरवल देखना होता है। और टाइम इंटरवल इसको जब आपने ड्रॉप किया तब टी इक्वल टू 6 ऑलरेडी हो चुका था घड़ी के अंदर, और ये जब इससे मिली
तब टी इक्वल्स टू 18 हो रहा था घड़ी के अंदर। तो ये ट्रैवल कितने टाइम के लिए करी, 12 सेकंड के लिए। तो यहाँ पे टाइम 12 सेकंड यूज़ करना है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे भी रिलेटिव मोशन लगाऊंगा, बिना उसके भी कर सकते हैं, लेकिन लेंथी हो जाएगा, क्योंकि आपको टाइम सेव होना है तो रिलेटिव मोशन आपको आना चाहिए। अब इसको आपने किसी 20 स्पीड से देखा और इसके पास आपके पास ऑलरेडी क्या है 6 है। अब क्योंकि अगर इसको इससे मिलना है तो ऑब्वियसली बात है जो वी है 6 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर मैं सेकंड के रिस्पेक्ट में फर्स्ट को देखूँ तो फर्स्ट जो है उसको ऊपर आते हुए दिखेगा किसकी स्पीड से, v-6 की स्पीड से, सॉरी v-60 की स्पीड से। यहाँ पे ये 60 आएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया अपना रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन रिलेटिव है नहीं, क्यों? क्योंकि इसके पास भी नीचे की तरफ जी है, इसके पास भी जी है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन तो है ही नहीं। तो मेरे को सिंपल अगर इसको टाइम निकालना है मीट करने का और उसको रिलेट करना है, तो मैं सिंपल ये वी रिलेटिव इज इक्वल टू एस रिलेटिव अपॉन डेल्टा टी यूज़ कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ए रिलेटिव तो है ही नहीं। तो वी रिलेटिव कितना है, v-60। एस रिलेटिव डिस्टेंस कितनी पार हो चुकी थी यहाँ तक, 180। टाइम कितना लगेगा मिलने का, 12 सेकंड। ये 12 सेकंड का कन्फ्यूजन हटा देना कि 12 सेकंड क्यों ले रहा हूँ, 18 क्यों नहीं ले रहा। इसको सॉल्व किया तो v-60 इक्वल्स टू 15 आ गया, तो v की वैल्यू आ गई 75। तो ऑप्शन नंबर 2 तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें बोलता है कि एक स्टोन है जो फ्रीली फॉल कर रहा है ग्रेविटी के अंदर, H1 H2 और H3 इसकी डिस्टेंस है, जो उसने पहले 5 सेकंड, नेक्स्ट 5 सेकंड और फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में कवर करी, और फिर रिलेशन पूछा H1 H2 और H3 के बीच में। तो देखो यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि हर 5-5 सेकंड के इंटरवल में आपने कोई डिस्टेंस ट्रेवल करी। पहले 5 सेकंड में H1, दूसरे में H2, तीसरे में H3। तो अब हमें इस H1 H2 और H3 में रिलेशन निकालना है। अब अगर ये H1 है, ये H2 डिस्टेंस है और ये H3 डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक H1 प्लस H2 ही होगी, और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक H1 प्लस H2 प्लस H3 होगा। और स्टार्टिंग क्या है, फ्री फॉल, रेस्ट से छोड़ दिया। तो देखो जब मैं H1 लिखूंगा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा ये आएगा, H1 प्लस H2 लिखूंगा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा ये आएगा, ठीक है। U0 हो जाएगा H1 प्लस H2 के लिए। H1 प्लस H2 प्लस H3 यहाँ से लेकर एंड तक लिखूंगा तो मेरे लिए भी U0 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बनेगी। अब इन सब को मैंने सॉल्व किया तो H1 मेरा आया 25g/2, H2 आया 75g/2 और H3 आया 125g/2। अब इनको रिलेट करूँगा तो सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पे 25, यहाँ पे 75, यहाँ पे 125, कॉमन सेंस है। 75 को 3 से डिवाइड करूँगा 25 आ जाएगा, 125 को 5 से डिवाइड करूँगा 25 आ जाएगा। तो ये सिंपल से रिलेशन आ गई कि H1 जो है वो H2/3 और H3/5 के इक्वल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम t इज गिवन बाय x इक्वल्स टू अल्फा टी क्यू एंड y इक्वल्स टू दिस, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज गिवन। अब देखो आपके पास x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट है, इनको डिफ्रेंशिएट करोगे तो vx vy आ जाएगी। अब अगर आपके पास vx ये है ना, और vy ये है, तो v नेट कैसे होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे आएगा, vx² प्लस vy²। तो कुछ नहीं करना है, पहले vx निकाल लिया डिफरेंशिएट करके, 3 अल्फा t² आ गया, फिर vy निकाल लिया, 3 बीटा t² आ गया, दोनों का स्क्वायर किया, सॉल्व किया, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब मैथमेटिकली आप मैनिपुलेट कर लेना, तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोलता है कि एक कार है जो रेस से स्टार्ट कर रही है और वो एक्सेलरेट करती है एट अ रेट f थ्रू अ डिस्टेंस f। तो उसके बाद स्पीड कांस्टेंट स्पीड से थोड़ा टाइम तक t तक चली, उसके बाद वापस f/2 से डिसेलेट होकर रेस्ट पे आ गई। टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल है वो 15s बोला गया। अब देखो ये जब भी ऐसे सवाल आपके पास आते हैं ना, तो इनको डील करने का बहुत बेस्ट तरीका यही होता है कि आप वी ग्राफ बना लो। जब भी ऐसा हो ना कि ये एक्सेलरेट कर रहा है, फिर कॉन्टिन्यूस चला, फिर ये करा, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर डिसेलेट हुआ, हमेशा वी ग्राफ बनाओ, कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो जो जो डेटा है वो लिखते हैं अपन। इसमें पहले क्या बोला कि कुछ टाइम तक ये एफ एक्सेलरेशन से चला, उस टी टाइम को मैं मान लेता हूँ t1 टाइम तक चला, फिर टी टाइम तक कांस्टेंट चला तो मैं टी टाइम लिख दिया, फिर उसके बाद f/2 से डिसलरेट हुआ। अब देखो क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन कम है तो थोड़ा लेट जाके रुकेगा, है ना। अगर ये सेम ही से रिटार्ड होता, f से रिटार्ड होता, तो जितना यहाँ पे इसको टाइम लगा ना उतना टाइम इसको यहाँ पे लगता और उतना एरिया यहाँ पे बन रहा होता। बट ऐसा है नहीं, आधी हो गई रिटार्डेशन पिछले वाले एक्सेलरेशन से। तो इस चक्कर में थोड़ा लेट जाकर रुकेगा। और कॉमन सेंस यार, अगर आप ज़्यादा ब्रेक लगाओ तो जल्दी रुकेगा धीरे, और अगर थोड़ा कम ब्रेक लगाओगे तो देर से रुकेगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने ये T2 का जो गैप है थोड़ा बड़ा रखा। तो चीज़ों को समझो भी कि मैंने T2 का गैप बड़ा क्यों रखा है, ऐसे ही मज़े में नहीं बना दिया, कुछ सोच के बनाया। अब देखो एक और चीज़ यहाँ पे डेटा दे रखा है, वो ये कि ये वाला जो एरिया है, पहली बात तो एरिया अंदर वी टी ग्राफ का देता है आपको डिस्प्लेसमेंट। तो ये वाला जो एरिया है, ये जो डिस्टेंस कवर करी है आपने इस केस में, 1D मोशन है, एक ही स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो है वो बराबर होगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। तो ये वाला जो एरिया है इसको आपने दे दिया एस, लिखा हुआ है एस।
तो बेसिकली पहली चीज़ तो यार जो जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख लो। टोटल डिस्टेंस 15 है, एस इज इक्वल्स टू हाफ वी एम टी वन है, तो ये चीज़ आप लिख लो। अब आपको पता है यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन के डेटा दे रखें, तो उससे आप स्लोप को रिलेट कर सकते हो। टेन थीटा वन कितना आ जाएगा, ये वी मैक्स है, ये टी वन है, ठीक है, वी मैक्स तक यहाँ तक ट्रैवल किया। टेन थीटा टू कैसे आ जाएगा, ये टी टू बेस है और ये वी एम हाइट है, तो मेरे पास एफ जो आ गया वो ये आ गया, और एफ जो बाकी एफ बाई टू का है वो ये आ गया। तो यहाँ से टी वन बाई टी टू की जो रिलेशन है वो कितनी आ गई, हाफ आ गई, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट पे आते हैं, जो यहाँ पे बोल रहा है अपने को कि 15 जो अपन ने एस लिखा है उसको समझते हैं। यहाँ पे देखो 15 एस के पास तीन एरिया आएंगे, एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। तो इस वाले के लिए मैंने क्या लिख दिया, हाफ एम टी वन, ठीक है। इसके लिए क्या हो जाएगा, वी एम इंटू टी लिख दिया, और इसके लिए क्या हो जाएगा, हाफ वी एम टी टू। अब क्योंकि टी वन बाई टी टू हाफ है, तो टी टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू टी वन यहाँ से। तो देखो अब इसको तो मैंने क्या लिखा था, एस, तो एस लिख दो, वी एम टी को वी एम टी रहने दो, और इसको मैं क्या रखता हूँ, टी वन के फॉर्मेट में ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है ना। टी टू को मैंने क्या लिख दिया, टू टी वन, तो ये हाफ एम वी वन टी वन जो था ये एस था, तो ये ओवरऑल कितना हो गया, टू एस हो गया। डन है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे जो चीज़ समझने वाली है वो ये कि अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या बनता है, 12 एस इक्वल्स टू वी एम टी, क्योंकि ये तो एस था, ये टू एस था, सब्ट्रैक्ट हो गया वहाँ पे जाके, तो 12 एस बचा। अब देखो ये जो वी एम टी है इसको कैसे रिलेट कर पाएंगे अपन, क्योंकि अपन को वी एम की वैल्यू पता नहीं है, तो हमने अजम्पशन लिया है, तो वी एम को अपन को रिप्लेस कराना पड़ेगा, वी एम को अपन को रिप्लेस करवाना पड़ेगा। तो वी एम को रिप्लेस करवाने के लिए देखते हैं अपन क्या यूज़ कर सकते हैं, हम यूज़ करते हैं ये वाली इक्वेशन। तो मैंने वी एम की जगह क्या लिख दिया, एफ टी वन लिख दिया। अब अच्छा अपन को टी वन भी नहीं पता, टी वन तो अपन ने अज्यूम करा था, अपन को तो एफ और टी पता है डाटा के हिसाब से। अब टी वन को कैसे रिप्लेस करेंगे, अपन को एक डाटा दे रखा था कि हाफ वी एम टी वन इज इक्वल टू एस, तो यहाँ से अपन टी वन रिप्लेस कर देंगे, और यहाँ से अपन टी वन रिप्लेस करेंगे तो टू एस अपन वी एम आएगा, और वी एम एफ टी वन था, ठीक है ना। तो यहाँ से जब मैं इसको रिप्लेस करता हूँ तो ये अपना जो डाटा है वो निकल के आता है, वी एम इज इक्वल्स टू इस इक्वेशन से 12 एस अपॉन टी। एफ टी वन भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन इसमें होगा क्या ना, जो ये टी वन है उसको वी एम से अगर रिप्लेस करवाना है तो यहाँ पे ये वाली जो इक्वेशन है वो काम आएगी। तो अपन ने वो 12 एस अपॉन टी लिखा, तो टी वन के रिलेशन कैपिटल टी या स्मॉल टी जिसको भी अपन डिनोट कर रहे हैं उसके साथ आ गई। तो अब यहाँ पे क्या किया, टी वन की जगह टी वाई सिक्स लिखा, सॉल्व किया और आगे प्रोसीड कर लिया। तो कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे काम आई, पहली तो क्या, डायग्राम बनाना सही से समझो, जो डाटा लिखा है उसको इनकॉर्पोरेट करो, टेंजेंट्स की जो स्लोप्स है उससे आप डाटा लिखो, एक्सेलरेशन का रिलेशन बनाओ टाइम इंटरवल्स में। उसके बाद अगर आपको वी मैक्स निकालना है तो उसके लिए आप रिलेशन निकालो, एक जगह मैं एफ टी वन यूज़ किया, एक जगह मैंने ये एस वाली इक्वेशन यूज में काम मिली, और फिर मैं आगे प्रोसीड किया, ताकि जो मेरा आंसर है वो वेरिएबल्स में उसी वेरिएबल में है जो क्वेश्चन के डाटा में गिवन है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो दे रखा है कि अ पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी दिस वेयर के इज कांस्टेंट, द जनरल इक्वेशन फॉर द पाथ इज। अब देखो जनरल इक्वेशन ऑफ द पाथ मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मांग रहा है, मतलब एक्स और वाई में रिलेशन मांग रहा है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, वी एक्स देखो यहाँ पे क्या है, के वाई दे रखा है, वी वाई क्या है, के एक्स दे रखा है। वी एक्स क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी, के वाई लिख दिया, डी वाई बाई डी टी के एक्स लिख दिया। अब देखो डायरेक्टली एक्स और वाई में कुछ रिलेशन नहीं कर सकते आप, इसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो लगा ही नहीं सकते कि इसको इधर पहुंचा दो और इंटीग्रेट कर दो, नहीं कर पाओगे, एक जगह वाई एक जगह एक्स है, कैसे करोगे। तो क्या करते हैं अपन, इन इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो डी एक्स बाई डी वाई वाई बाई एक्स आ गया, तो इस एक्स को इधर ले जाओ, इस वाई को इधर ले जाओ, तो ये ऐसा बन गया, इंटीग्रेट कर दो, तुम्हारे पास एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ जाएगी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इसमें लिखा है प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एक्सेलरेटर वॉज नॉट वर्किंग। अच्छा, शी वॉकड अप द स्टेशनरी एक्सेलरेटर, मतलब उसने स्टेशनरी एक्सेलरेटर चला जब एक्सेलरेटर की स्पीड 0 थी, उसको कितने टाइम में चला, T1 में। बहुत दूसरे दिन भी जाती थी, उस टाइम पे क्या था, वो स्टेशनरी हो जाती है एक्सेलरेटर पे। मतलब अब क्या हुआ, पहले केस में तो वो एक्सेलरेटर पे चल रही थी, एक्सेलरेटर रुका हुआ था। दूसरे केस में क्या हुआ, दूसरे केस में एक्सेलरेटर चल रहा था, वो रुक गई थी। तो उस
में कितना टाइम लगा T2, और अब पूछ रहा है कि अब कितना टाइम लगेगा अगर वो भी चल रही है और एक्सीलरेटर भी चल रहा है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करते हैं? पहली बात तो हम स्टिल स्पीड जो है गर्ल की, दैट इज़ जो गर्ल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्सीलरेटर, उसको v मान लेते हैं। दूसरा देखते हैं स्पीड ऑफ एक्सीलरेटर, जिसको मैं यू मान लेता हूँ। दो चीज़ हो रही है ना, एक तो लड़की खुद चल रही है उसकी स्पीड v मान ली, एक्सीलरेटर अगर रेस्ट पे रहता तब, और एक जब खाली एक्सीलरेटर चल रहा है। ये वही है रिवर मैन वाले केसेस ही है। और अपन मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस इसको यूज़ करनी है वो डी, क्योंकि एक हाइट ट्रैवल करने के लिए उसको उतनी डिस्टेंस चाहिए चाहिए। अब देखो टाइम T1, इसमें क्या था? इसमें ये था कि जो डिस्टेंस थी उसमें वो चल रही थी और एक्सेलरेटर रुका हुआ था, तो वी यूज़ कर लिया स्टिल वाला, ठीक है ना, स्टिल स्पीड ऑफ अ गर्ल या फिर वेलोसिटी ऑफ गर्ल विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेटर। क्योंकि अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ स्टिल स्पीड ऑफ अ गर्ल, मतलब मैं एक्सेलरेटर के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ, तो एक्सेलरेटर रेस्ट पे ही आ जाता है वो, ठीक है ना। तो d इज इक्वल्स टू VT1 हो जाएगा। दूसरे टाइम में क्या हो रहा है? दूसरे टाइम में ये हो रहा है कि d इज इक्वल्स टू UT2 हो रहा है। क्यों? क्योंकि उस टाइम में एक्सेलरेटर चल रहा है, गर्ल रुकी हुई है। अब तीसरे टाइम में क्या हो रहा है कि लड़की भी चल रही है और एक्सेलरेटर भी चल रहा है, तो लड़की भी ऊपर जा रही है v से और एक्सेलरेटर भी ऊपर जा रहा है। तो नेट इफेक्टिवली अगर मैं ग्राउंड से देखूँ तो v प्लस यू तो आएगा रिलेटिव मोशन लगा के, तो v प्लस यू हो गया। तो उस टाइम पे जो d यूज होगा, उस टाइम पे जो टाइम इंटरवल t डैश होगा वो v प्लस यू के करस्पॉन्डिंग होगा। अब v की वैल्यू क्या आ जाएगी? d/T1, और u की वैल्यू क्या आ जाएगी? d/T2। तो t डैश क्या हो जाएगा? यहाँ से सॉल्व कर लेंगे अपन आगे, और इसको जब अपन आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि अ कार स्टार्ट्स मूविंग अलोंग अ लाइन फर्स्ट विद एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। इसमें भी देखो डाटा खूब दे रखा है, तो एक एक डाटा को बनाने के लिए देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन आ रहा है, रेस्ट चल रहा है, कॉन्स्टेंटली चल रहा है, तो हमेशा वीटी ग्राफ लेना है। तो पहला चीज़ लिखते थे कि इसमें लिखा हुआ है कि पहले ये एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू 5 से चला, उसके बाद यूनिफॉर्मली चला, और फिर डिसलरेट हुआ उसी सेम रेट पे और रेस्ट पे आ गया। टोटल टाइम जो लगा उसको 25 सेकेंड लगा, ठीक है, और एवरेज स्पीड जो थी वो 20 मीटर पर सेकेंड थी। तो कितनी देर पार्टिकल यूनिफॉर्मली चला? अब देखो इतना लंबा आप क्वेश्चन देखकर डरो मत, अच्छे से पहले एनालाइज करो, पहले तो ग्राफ बना लो। पहले एक्सेलरेशन चला a इक्वल्स टू 5 से, तो 10 थीटा इक्वल्स टू 5 से चला, फिर कुछ टाइम कांस्टेंट चला, फिर क्या हुआ? रिटार्ड हुआ सेम ही एक्सेलरेशन से। अब क्योंकि यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन सेम है, ये 10 थीटा सेम है ना, तो मतलब दिस बाय दिस इज इक्वल्स टू दिस बाय दिस होगा। अब क्योंकि वी मैक्स दोनों में सेम है और ये T1 और T2 है, और अगर क्योंकि इनके स्लोप इक्वल होने हैं, मतलब टेन थीटा की वैल्यू दोनों की सेम है, तो T1 इक्वल टू T2 होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो बराबर है दोनों के केस में। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी थी कि अगर मैं इनको T1 T2 टाइम में मान लेता तो ये सेम ही आते, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं कि ये T1 और T2 की वैल्यू कुछ T है, तो इस टाइम में T चला, इस टाइम में T चला, और अपन को क्वेश्चन में जो टाइम पूछ रहा है वो 25 माइनस 2T है, क्योंकि टोटल टाइम कितना लगा था? 25 सेकेंड लगा था, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक स्पीड के बारे में और दे रखा है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, टोटल डिस्टेंस तो क्या होगा? इसके अंडर एरिया, है ना, इसके अंडर एरिया हो जाएगा। अब इसका एरिया कैसे निकालोगे आप? इसका एरिया देखोगे तो आप देखना इधर यहाँ पे दो तो ट्राइंगल है, तो उसका मैंने हाफ वी एम टी लिख दिया, और ये एक था रेक्टेंगल, उसका मैंने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गई टोटल डिस्टेंस, और टोटल टाइम 25। इसको अगर मैं लिख दूँ डिवाइड करके तो वी एवरेज आ गया। फिर आगे क्या किया? फिर आगे मैंने इनको सॉल्व किया। अच्छा, वी एम को मैंने कैसे रिप्लेस कर दिया? यहाँ पे वी एम जो था वो 5, वी एम अपन T1 कितना था? 5, और वी एम अपन T2 भी कितना था? 5। T1 और T2 को मैंने क्या मान लिया? T मान लिया। तो वी एम कितना हो जाएगा? 5T। तो वो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, क्योंकि वी एम को रिप्लेस करना था, टाइम निकालना था ना अपन को, तो ये 25 माइनस 2T का डाटा चाहिए, तो टाइम में चाहिए हम चीज़ें, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। फिर उसके आगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन से क्वाड्रेटिक बनी, उसको सॉल्व किया और आंसर अपन ने निकाला। तो हमारे पास जो सस्टेनेबल वैल्यू आ रही थी वो दो आ रही थी, एक तो T इक्वल्स टू 20 और एक T इक्वल्स टू 5। लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर T इक्वल्स टू 20 मान लिया तो 25 माइनस 2T तो नेगेटिव आ जाएगा, और टाइम नेगेटिव कभी हो नहीं सकता। अगर T इक्वल्स टू 20 बोला ना, तो इसका मतलब वो 20 सेकंड के वो दो ड्यूरेशन चल रहे थे ग्राफ में, तो ये 20 सेकंड के दो ड्यूरेशन कैसे निकाल सकते हो आप, जबकि टोटल टाइम ही 25 सेकंड था। तो इसलिए T इक्वल्स टू 5 जो है वो सस्टेनेबल वैल्यू है। तो इसलिए जो टाइम यूनिफॉर्म मोशन का आएगा वो T इक्वल्स टू 5 वाली वैल्यू को कॉरस्पॉन्डिंग करके निकालना पड़ेगा। अब जो यूनिफॉर्म मोशन था, वो जो स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट था वो कितना था? 25 माइनस 2T था,
तो 25 - 2t किया, 25 - 2t में 25 - 10 किया तो 15 सेकेंड आ गया। अब 15 सेकेंड जो है उसका करस्पॉन्डिंग जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर आपका 4। अब जो हमारा नेक्स्ट सवाल है उसमें बोलते हैं कि एक बॉडी है जो कि टोटल 9 सेकेंड के लिए मूव करी है, ठीक है ना, रेस्ट से स्टार्ट किया है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और उसके बाद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, और जो रिटार्डेशन है वो डबल मैग्नीट्यूड में एज़ कम्पेयर टू द एक्सेलरेशन। अब देखो वही है, कांस्टेंट चला, एक्सेलरेट हुआ, वी टी ग्राफ बनाना, सिंपल सी बात है। तो अपन क्या बोलते हैं कि t1 टाइम तक तो चलो ये ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट किया, वी एम पहुँच गई मैक्सिमम वेलोसिटी, उसके बाद क्या हुआ, डबल रिटार्डेशन फेज किया डबल मैग्नीट्यूड का, तो जल्दी रुक जाएगा, जल्दी रुक जाएगा। तो यहाँ पे वी एम अपॉन टी वन क्या हो जाएगा, ए, टेन थीटा इक्वल्स टू ए से, और वी एम अपॉन टी टू क्या हो जाएगा, टू ए। तो टी वन बाई टी टू का रेशियो हो गया 2/1, ठीक है। अब इसमें बोला था कि टी वन प्लस टी टू, ये पूरा टोटल टाइम इंटरवल 9 सेकेंड है, और टी वन बाई टी टू का अपन ने रेशियो निकाला 2 सेकेंड, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन दोनों इक्वेशन को मैनिपुलेट कर सकते हैं, दोनों को मैनिपुलेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टी वन इक्वल्स टू 6। अब अपन को पूछा था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो इस पार्ट में हो रही है, मतलब टी वन निकालना है, तो हमने टी वन की वैल्यू निकाल ली जो कि A6, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बॉडी है जिसको वर्टिकली ऊपर फेंका गया है और उसमें वेलोसिटी जो है वो u दे रखी है, और वो ना 3 पॉइंट में पास हो रहा है A, B और C पूरी अपर जर्नी के दौरान, और उसके पास जो वेलोसिटीज़ है वो है u/2, u/3 और u/4 रिस्पेक्टिवली। अब इसमें पूछा था रेशियो ऑफ द सेपरेशन बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B, ठीक है, एंड बिटवीन पॉइंट B एंड पॉइंट C, मतलब AB और AC की कहानी बतानी है। तो अब कहना क्या चाह रहा है वो अपन समझते हैं, एक डायग्राम बनाया करो हमेशा फिजिक्स में कि हो क्या रहा है। देखो ऊपर फेंका गया u2, u3, u/4, इन सब में इसने डिस्टेंस कितनी कवर करी वो अपन को निकालना है। मतलब ये h1 था, जैसे मान लो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक में h1 कवर हुआ, यहाँ पे h2 खत्म हुआ और यहाँ पे h3 खत्म हुआ, उस टाइम पे ये वेलोसिटीज़ थी। तो अपन को ए बी अपॉन बी से निकालना है, मतलब अपन को तो क्या चाहिए, अपन को S2 और S3 चाहिए। तो कुछ नहीं है, यहाँ पे साइन कन्वेंशन में मैं लगा लेता हूँ कि ऊपर वाली चीज़ों को पॉजिटिव मान लेते हैं और नीचे वाली चीज़ों को नेगेटिव मान लेते हैं। फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं, इन इक्वेशन से हमारे पास वेलोसिटीज़ का डाटा तो है ही, हाइट अपन निकाल लेंगे, आंसर्स आ जाएंगे अपने। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे और नीचे जाएंगे तो हमें S2 और S3 का जो डाटा है वो क्या मिल जाएगा, 20/7। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 20/7, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4। सिंपल है, कैलकुलेशन आ गया तो कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की बात है नहीं इसमें, सिंपल सिंपल से रिलेशन से S2 क्या है, G क्या है, साइन कन्वेंशन कैसे फॉलो करना है, किसी भी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो और आंसर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट सवाल है कि लेट R1 इज इक्वल्स टू दिस, R2 इज इक्वल्स टू सम टाइम फंक्शन, और ये पोजीशन है पार्टिकल्स 1 और 2 की, ठीक है, टाइम t के रिस्पेक्ट में वो क्या पोजीशन है वो यहाँ पे हमें दिखने को मिल रही है। अब हमें पूछा हुआ है कि द रिलेटिव स्पीड ऑफ द टू पार्टिकल्स एट द इंस्टेंट t इक्वल्स टू 1 वुड बी वॉट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, रिलेटिव स्पीड के लिए पहले हमें इनका पोजीशन वेक्टर दे रखा है तो हम इनको डेरिवेटिव लेके टाइम के साथ वेलोसिटी वेक्टर निकालते हैं। तो R1 लिखा, मैंने इसका वो निकाला डेरिवेटिव, मेरे पास ये आ गया। R2 लिखा, डेरिवेटिव ये आ गया। अब रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, कब निकालनी है, t इक्वल्स टू 1 पे। तो t इक्वल्स टू 1 पे वेलोसिटी 1 कितनी है, इतनी, और t इक्वल्स टू 1 पे वेलोसिटी 2 कितनी है, इतनी। रिलेटिव स्पीड क्या होता है, v2 माइनस v1 ले लो या v1 माइनस v2 ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है ना, क्योंकि आपको यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इनमें से दोनों का आप किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर लो वेक्टरली और आप इसका मॉड्यूलस ले लो। तो हम जब इसको सब्ट्रैक्ट किए तो हमारे पास क्या निकल के आया, 5i माइनस 5j कैप। कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे v2 और v1 की वैल्यूज रख दी। तो v रिलेटिव अगर मैं इसको देखूँ, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आएगा, अगर ये 5i है, सॉरी ये अगर 5i है और ये माइनस 5j है, तो आप इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, अंडर रूट स्क्वायर करके। तो ये अंडर रूट 5√2 आपका आंसर आ जाएगा जब आप इसको स्क्वायर करके निकालोगे, ठीक है ना। आप इसको कुछ नहीं करना, आपको 5² + 5² लिखना है, दैट वुड कम आउट टू बी 5√2। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो है कि अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन, जहाँ पे बीटा और नीटा जो है कांस्टेंट है, एक्स जो है पोजीशन है। अब पूछा था एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स इज गिवन बाय।
अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास v है एज अ फंक्शन ऑफ x, और एक्सेलरेशन को वन डायमेंशन मोशन में मैं v डी बाई डी एक्स भी लिख सकता हूँ। कैसे आता है, बहुत सिंपल है, a इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी होता है ना, तो अब इंटू डी एक्स और नीचे डी एक्स कर दो, तो इस डी एक्स बाई डी टी को उठा लो, इसको v लिख दो और ये डी वी बाई डी एक्स आ गया। बहुत सिंपल सर। तो ये सिर्फ वन डायमेंशन मोशन में आप बोल सकते हो। तो ये लिखा, तो अब मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, पहले डी वी बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। तो मैंने डी वी बाई डी एक्स निकाला, वो मेरे पास ये आ गया, उसको मैंने इसके साथ पुट कर दिया v के साथ, फिर आगे सॉल्व कर लिया और मैथमेटिकली सॉल्व करके मुझे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आंसर में मिल गया। आगे सिंपल सी मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है, आप आराम से सोल्यूशन देखो समझ जाओगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट वुड बी ऑप्शन नंबर